आईटेक्स कंपनी आपको डिविडेंड देना चाहती है, ठीक है, तो हमारी एक पॉलिसी बनेगी। अब एक बार आप खुद सोचो, आपकी कंपनी जेन्युइनली अच्छी है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो डिविडेंड देते वक्त कुछ फैक्टर्स का ख्याल रखना। आईटेक्स कंपनी अपने शोल्डर को डिविडेंड दे रही है, हम कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। हेडिंग हेडिंग देखो क्या लिखा है, लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन, दूसरा अर्निंग ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट क्या लिखा है, कैश पोजीशन एंड लिक्विडिटी, देन फाइनेंशियल नीड, देन टैक्स कंसिडरेशन। सिंपल भाषा में बस बोल रही हूँ, कुछ फैक्टर्स है जिनका ख्याल रखना है। पहला फैक्टर क्या बताया, लीगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स फ्रॉम लॉज लोन अग्रीमेंट दैट लिमिट द डिविडेंड पेमेंट्स। अगर कोई लॉज बोलते हैं तो उन चीजों को देख लो। अगर आपका कोई अग्रीमेंट हो रखा है लोन को लेकर, उसमें कुछ बातें लिखी थी, कुछ लिमिटेशंस लिखी थी, उसका ध्यान रखो। तो पहला पॉइंट बस ये बोल रहा है, लॉ कहीं भी कुछ कहता है ना, उस लिमिट का ध्यान रखना। जैसे कि एक एग्जाम्पल, हमने एक कंपनी पढ़ी थी जिसमें एक साल की 25% की ही लिमिट थी, जरा बताओ, निधि कंपनी, वेरी गुड। अगर आपकी आईटेक्स कंपनी एक निधि कंपनी है, तो भाई कुछ लॉ बोल रहा है आपको लेकर, आप उन बातों का ख्याल रखो, तभी आप क्या दोगे, डिविडेंड दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस। आपने अगर कोई अग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसमें आपने खुद से कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस डाल रखे, तो भैया उसका ख्याल रखो। पहला पॉइंट क्लियर है, डिविडेंड देने से पहले इसको देखेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, क्या देखेंगे, कंपनी की करंट पोजीशन देख लो, इस साल प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, इस साल प्रॉफिट हुआ है तो ही दो, अगर आपको इस साल लॉस है तो भी आप देना चाहते हो, तो भैया फिर से कंडीशंस। हम मना नहीं कर रहे, वैसे क्या कह रहे, अपनी सारी सिचुएशंस को देख समझ के डिविडेंड बांटो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप बस एक चीज देख के डिविडेंड नहीं दे सकते कि भैया मार्केट में हमें अपने आप को अच्छा दिखाना है, आपकी हालत भी तो होनी चाहिए डिविडेंड देने वाली। तो पहला पॉइंट, लॉ लीगल देखोगे, कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस देखोगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोलता है, अर्निंग्स देखो, इस साल प्रॉफिट है कि नहीं। नेक्स्ट क्या बोला, कंपनी में है लिक्विडिटी, क्योंकि कैश में ही देना है आपको, आप कुछ और थोड़ा ना काइंड में दे सकते हो। हाउ मच कैश द कंपनी हैज अवेलेबल टू पे द डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन प्लान्स लाइक डेट रीपेमेंट। आपकी इस साल की कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, इस साल प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है, डिबेंचर रिडीम हो रहा है, डिपॉजिट रिडीम हो रहा है। याद करो हमने पढ़ा था, अगर डिफॉल्टर होगे तो हम आपको वैसे लाने नहीं दे रहे। तो इस साल अगर आपकी ऑलरेडी लाइबिलिटी है, आप बस यहाँ पे पूरा कैश खत्म कर दोगे, तो उनको क्या दोगे। तो ये सारी चीजें देख लो। और फाइनली उन्होंने क्या बोला, टैक्स कंसिडरेशन, टैक्स इंपैक्ट ऑफ द कंपनी व्हेन पेइंग डिविडेंड। भैया टैक्स की भी ध्यान रखना, टैक्स को भी आपको पे करना है। तो पूरा पैसा आप बस शेयर होल्डर को देने में नहीं लगा सकते, अपना खुद का टैक्स पे करो, अपनी खुद की फाइनेंशियल नीड्स देखो आगे कुछ है क्या, अपनी कैश पोजीशन लिक्विडिटी देखो, अपनी अर्निंग देखो, और फाइनली अगर कुछ लॉ बोल रहा है उस लिमिट के दायरे में रह के आपको करना है, और अगर आपने कोई अग्रीमेंट किया और उसमें दायरा लगा दिया, तो प्लीज वो सारी चीजें देखो। तो ऑल दीज आर फैक्टर्स। कहाँ लिखा था काइंड में दे सकते, नहीं मैंने कहा था वो एक पर्टिकुलर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वो बोनस शेयर काइंड में दे रहा था, बस वो कंपनी, कंपनी जो कौन सी थी, सॉरी प्रोड्यूसर कंपनी, सॉरी सॉरी, प्रोड्यूसर कंपनी में ये था। तो वो एक्सेप्शनल केस था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला भैया आप लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो तो लिस्टेड कंपनी क्या बोलती है कि आपको तो अलग से अदर कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी। इन्होंने कहा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पॉलिसी बना रहे हो तो आपके दूसरे और पैरामीटर्स है, क्या क्या है भैया, अपने सर्कमस्टांसेस देख लिए, अंडर द शोल्डर लिस्टेड कंपनी में नॉट एक्सपेक्टेड टू डिविडेंड, पूरे अपने अंडर के सर्कमस्टांसेस देखिए, अपने फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स देखिए जो आपको खुद से कंसीडर करना चाहिए, पॉलिसी हाउ टू रिटेन अर्निंग शेल बी यूटिलाइज, पैरामीटर अडॉप्ट विद रिगार्ड टू वेरियस क्लास ऑफ शेयर। कुल मिला के उन्होंने क्या बोला, आप अपना इंटरनल देखो, एक्सटर्नल देखो, अपने दूसरे सर्कमस्टांसेस देखिए, ठीक है, आप देखिए कैसे रिटेन हो रहा है, दूसरे क्लास ऑफ शेयर्स को भी देखिए। कुल मिलाकर कुछ नहीं है, ऊपर की जो बातें हैं वो तो करनी करनी है, प्लस एडिशनल ये बातों का भी ख्याल रखेंगे। क्लियर, बस लिस्टेड कंपनी, आईटेक्स अगर लिस्टेड नहीं है तो उसे ये नहीं मानना, उसे बस ऊपर वाली बातें मानना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है, क्या रिकॉर्ड डेट समझते हैं अपन, रिकॉर्ड डेट समझते हैं, बताओ क्या था रिकॉर्ड डेट, सुना सुना सा लग रहा है। कुछ टाइम के लिए बुक हमारी क्लोज हो जाती थी, एक डेट होती थी जिसका रिकॉर्ड देखा जाता था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में शायद, फोर या फिफ्थ, फिफ्थ में पढ़ा था। कुछ टाइम के लिए साल भर बुक क्लोज करते थे,
40 कि 45? पूरे साल भर में 45, एक टाइम पर 30, याद आया? तो क्या था वो बुक क्लोज करने वाले, क्या कंसेप्ट था? वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों, मुझे बोनस शेयर्स देना है, मुझे राइट इशू देना है, मुझे डिविडेंड देना है, लेकिन दू किसको? आए दिन मेरे शोल्डर बदलते रहते हैं। मैं हूं एक लिस्टेड कंपनी, मैं एक नॉर्मल कंपनी, बेच दिया तो किसको दूं? तो एक डेट फाइनल की जाती थी, हम बोलते थे बुक को क्लोज करते थे। तो अगर मैंने कहा बुक को क्लोज करे, तो वो बुक बंद करने की बात करे। और बुक बंद कर, वो कह रहे बंद करके उनका मतलब क्या है? उनका बंद करने से मतलब क्या है? कि भैया बुक बंद कर दी, अब जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं अभी रिकॉर्ड में नहीं डालेंगे। और जो डेट हमने बोली है, उस डेट में रिकॉर्ड में जिन लोगों का नाम होगा, उन्हीं लोग को हम क्या देंगे? ये सारी फैसिलिटीज देंगे। क्या क्या देंगे? बोनस और राइट इशू और डिविडेंड। क्या क्या देंगे? बोनस, राइट इशू और डिविडेंड। चैप्टर क्या है? डिविडेंड का है। तो यहाँ पे डिविडेंड की बात हो रही है। आओ, कंपनी में क्लोज इस रजिस्टर, क्लिक हो रहा है। कंपनी चाहे तो अपने रजिस्टर को क्या कर सकती है? क्लोज। और फिक्स कर सकती है क्या? रिकॉर्ड डेट। किस चीज के लिए? कि भैया डिविडेंड देना किसको है, कौन एंटाइटल है डिविडेंड के लिए। क्लैरिटी है? चलो, एक तरफ आपको लिस्टेड कंपनी दिखेगी, एक तरफ आपको अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है? लिस्टेड कंपनी को लेकर और अनलिस्टेड कंपनी को लेकर क्या बोला है देखेंगे। इन्होंने कहा अगर लिस्टेड कंपनी है तो सारे के सारे शोल्डर जिनका नाम कहां दिख रहा है आपको? रिकॉर्ड डेट में दिख रहा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड एलिजिबल टू रिसीव डिविडेंड। रिकॉर्ड में जिसका नाम है ना, उसी को देंगे। उसके पास शेयर होल्ड है कि नहीं, इसे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने अमृतांश को बेचा है शेयर, लेकिन रिकॉर्ड में भी मेरा नाम। ट्रांसफर होने में 2 महीने का ड्यूरेशन है। ठीक है? इन 2 महीने में क्या चल रहा है? मैंने क्या भेजा? सर्टिफिकेट भेजा, डीड भेजी, भैया 1 महीना लगा दिया उन्होंने। लेकिन इन्होंने इस बीच में रिकॉर्ड डेट एक फाइनल कर दी है, और उसमें शोल्डर में जो नाम दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? मेरा। इसका तो नहीं दिख रहा। अगर इसका नहीं दिख रहा तो मुझे बताओ डिविडेंड किसको मिलेगा? कंपनी को तो सपना थोड़ी ना आ रहा है, वो तो अभी प्रोसेस का पार्ट है, मुझे मिलेगा। तो साफ इन्होंने क्या बोल दिया? लिस्टेड कंपनी को क्या बोल दिया? रिकॉर्ड में जिसका नाम होगा हम उसको देंगे, इररिस्पेक्टिव, फर्क हमें नहीं पड़ता कि किसके पास शेयर होल्डिंग, किसके पास शेयर होल्डिंग है और किसके पास नहीं है। लिस्टेड कंपनी क्लियर है? सेकंड, अनलिस्टेड कंपनी क्या बोलती है? द कंपनी में क्लोज, आप चाहो तो ये भी कर सकती है, क्लोज कर सकती है रजिस्टर ऑफ मेंबर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन। जो प्रोविजंस बोलते हैं उन प्रोविजन को फुलफिल करके आप दीजिए। ठीक है? अब प्रोविजन भी जनरली यही बोलते हैं, हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भाई जिसका नाम रजिस्टर में होगा उसी को ही मिलेगा। क्लियर है? पक्का? हाँ बेटा। T+2 का कंसेप्ट होता है। वो रोज रोज ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन रोज रोज के तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आता है। T+2, आज ट्रांजेक्शन हुआ, मंडे ट्रांजेक्शन हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे, वो मैक्सिमम ड्यूरेशन लेके चलते हैं। आज के आज हो गया तो वेरी गुड, क्योंकि काम इतना ज्यादा रहता है, वो मार्जिन लेके चल रहे, हम 3 दिन लेंगे। मंडे ट्रांजेक्शन, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन, मतलब 3 दिन में लग रहा है टाइम। और इस बीच में ऐसी डेट निकाली जिसमें किसी और का नाम था, तो फिर वो देखा जाएगा। क्लियर है? हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इन्वेस्टर हो ना, तुम्हें लग रहा है तो बेच के निकाल लो इसे अलग। कंपनी तो भैया अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रही है ना। एजीएम तो हर साल होगी ना, पूछना। वो बताएंगे कि हमारा कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट चल रहे तो कोई टेंशन नहीं है। कुछ नहीं चल रहा, डिविडेंड भी नहीं दे रहे, तो फिर टेंशन वाली बात है। तो हल्ला मचाएंगे, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। उनको खुद से प्रेशर आएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कंपनी चला रही, इस तरीके से कंपनी नहीं चलती। तुमको अगर इस कंपनी में कंटिन्यू रहना रहो, नहीं तो बेच के निकल जाओ। क्लैरिटी है बच्चों? चलो, नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? किसे डिविडेंड मिलेगा? अब यहाँ आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है और नीचे ये पैराग्राफ और ये प्रेजेंटेशन सेम है। इन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन दे रखा है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या लिखा है? यही तो ऊपर पढ़ा हमने। किसको मिलेगा डिविडेंड? जिसका नाम रजिस्टर में, खत्म। सेकंड पॉइंट, इन केस डेथ, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, उसको लीगल हायर को। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे, समझना। मैं अकेला सिंगल शेयर होल्डर, ठीक है? तो मैंने अब किसी ना किसी का नॉमिनी का नाम दे रखा होगा। मेरे घर में बहुत सारे लोग, मेरे लीगल हायर तो बहुत सारे लोग हैं, तो भैया डिस्प्यूट ना हो तो मैंने पहले ही नॉमिनी दे दिया। अगर मैंने नॉमिनी नहीं दिया तो बटेगा फिर। अगर नॉमिनी दे दिया है तो उसी सिंगल को मिलेगा जिसका नाम लिखा है। बाकी अब चाहे कितने घर पे कोई हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नॉमिनी में किसी दोस्त का नाम दिया तो भैया उसी को मिलेगा। क्लैरिटी है?
मान लो जॉइंट शेयर होल्डिंग है, मैं और रॉकी सर मिलकर, अब यहाँ तो हस्बैंड वाइफ है तो चलो बच्चों को ही मिल जाएगा, मैं और अभिषेक सर मिलकर दो दोस्त आपस में शेयर खरीदते। अब जब दो दोस्त शेयर खरीदते आपस में, तो रॉकी, मैंने नॉमिनी में किसका नाम डाला होगा, रॉकी सर का। अब अभिषेक सर ने किसका डाला होगा, प्रिया मैम का। सब लोग अपने अपने इसको डालेंगे नॉमिनी, ठीक है। अब दो नॉमिनी हो गए, तो मतलब 50-50% से जाएगा। लेकिन दो नॉमिनी मिलकर क्या कर सकते हैं, एक सिंगल को भी तो दे सकते हैं ना, म्यूचुअल कंसेंट से। तो म्यूचुअल कंसेंट से सिंगल को दिया, सिंगल को। लेकिन अगर जॉइंट शोल्डर है और नॉमिनी दो अलग अलग नाम है और ऐसा कुछ भी पर्सनल डिटेलिंग उन्होंने नहीं कर रखी है, तो साफ बोल दिया जाता है मैंने हमेशा से आपको बताया था जिसका पहला नाम लिखा होगा, वेरी गुड, वही फायदे में आता है। तो साफ इन्होंने लिखा है, अगर सिंगल है तो नॉमिनी को जाएगा, लेकिन अगर जॉइंट है तो कौन, सर्वाइवर कौन सा वाला, जो फर्स्ट जॉइंट होल्डर है। क्लियर है, पढ़ा था अपन ने, उसी को डिविडेंड मिलता है भाई, वही आता है मीटिंग में, उसी को नोटिस मिलता है, सारी चीजें उसी को मिलती हैं, ठीक है। व्हेन द बोथ, दोनों के दोनों नहीं है, दोनों के दोनों नहीं है। अगर दोनों ने मिलकर किसी एक सिंगल को दे रखा है तो वेरी गुड, दोनों ने मिलकर सिंगल को नहीं दे रखा, अलग अलग को दे रखा है। अब हमने इसकी डिटेलिंग पढ़ी थी नॉमिनी, अगर तुम्हें याद हो आर्टिकल में क्या लिखा है। अगर आर्टिकल में आपने अलाउ कर दिया है कि फर्स्ट वाले को मिलेगा, मैंने कहा था ना कि चार पार्टनर्स मिलकर उन लोगों ने शेयर खरीदा था, सबकी डेथ धीरे धीरे होते गई, तो जो जिंदा है उसी का पूरा हक है। अगर आर्टिकल ये सारी परमिशन दे रहे हैं तो वही ऐसी ही बातें कर रहे हैं। क्लैरिटी। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक तो इंसॉल्वेंसी लिखा है, दूसरा लिक्विडेशन लिखा है। अब थोड़ा सा समझना, जब भी इंसॉल्वेंसी आता है तो मैं आपको एक लॉ के बारे में बताती हूँ, आईबीसी फुल फॉर्म, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड, डिटेल में प्रोफेशनल में पढ़ते हुए आप इसके एक्सपर्ट भी बनते हो, ठीक है। अब एक आईबीसी पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कंपनी अगर डूबने वाली है, वाइंडिंग अप में जाने वाली, तो बचाया जाता है। दो सिचुएशन, मतलब अभी ये वेंटिलेटर में बचाया जा रहा है आखिरी सांस से, हम बेस्ट ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर कि भैया बच जाए बच जाए। दूसरा, कंपनी लिक्विडेशन में, मतलब कंपनी खत्म हो गई, मतलब ये अभी क्या है, जिंदा है और ये अभी मर गया है ना, डायग्राम से समझ जाओ, ठीक है। चलो, अगर कंपनी को बचाने का ट्राई किया जा रहा है, आईबीसी में है, तो साफ इन्हें क्या बोला जाता है कि कौन आएगा इसमें, एक ऑफिसर होता है, ऑफिसर होता है। अगर लिक्विडेशन में है तो इसमें एक लिक्विडेटर होता है, वो भी ऑफिसर, मतलब काम के अकॉर्डिंग बस पोजीशन चेंज हो रही है। बचा रहे हैं, यहाँ भी डॉक्टर है, यहाँ भी डॉक्टर है, डॉक्टर को एक बार बोला जा रहा है भाई तुम बचाने वाले हो, और ये बोला ये भैया खत्म हो चुके हैं तो तुम पोस्टमार्टम करो, काम तो डॉक्टर ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर असाइनी टर्म इन्होंने क्या दिया, असाइनी, जिसे मिल जाएगा। अगर मेंबर यहां पर कौन है, यहां पर इंसान है, अगर मेंबर एक इंसान है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, और अगर मेंबर कौन है बच्चा, कंपनी, वापस आईटेक्स, आईटेक्स ठीक ठाक है, आईटेक्स का एक शेयर होल्डर है, आईटेक्स का एक शेयर होल्डर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर आईटेक्स में एक रिलायंस कंपनी ने पैसा लगाया, रिलायंस कंपनी क्या हो जा रही है बच्चा, इंसॉल्वेंट। तो दो सिचुएशन उन्होंने बताई, ठीक है। एक तरफ मेंबर इंसान, एक तरफ मेंबर कंपनी। अगर वो इंसान है तो ऑफिसर को क्या बोल दिया, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर। अगर वो कंपनी है तो लिक्विडेटर टर्म यूज किया जाता है। क्लैरिटी है, तो कुछ नहीं, बस काम करने वाले का नाम चेंज होता जा रहा है। इंडिविजुअल के केस में असाइनी बोल दिया और कंपनी के केस में क्या बोल दिया, लिक्विडेटर। उसके पास चला जाएगा, वो पैसे रिकवर करेगा, जैसे उसको मिलेगा वो उधार चुकाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द डिजीज। अब एक डिजीज है, बंदा मर गया है, ठीक है, अब उसके पीछे एक माइनर है, 18 साल का भी नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसका गार्जियन होता है, ठीक है। अब गार्जियन आएगा, गार्जियन को उन्होंने क्या बोल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। माइनर को मिलना चाहिए, लेकिन माइनर को भी दे सकते हैं क्या, कोई ना कोई आएगा मेजर होने के बाद, तो बीच में उसका देख रेख करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले ये बताओ, ये चार बातें क्लियर है, फिर मैं पांचवें में जाऊंगी। पहला मुझे बताओ, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होगा। दूसरा, डेथ होगी तो नॉमिनी, कॉमन नॉमिनी तो वेरी गुड, नहीं है तो अब भैया जो जिंदा रहेगा, फर्स्ट जिंदा जो फर्स्ट वाले, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन में तो भैया जो मेंबर है उसका नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, उसकी असाइनी या फिर उसका लिक्विडेटर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, जो देख रेख कर रहा है, जो उस एसेट की प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने माइनर और उसके लीगल हायर का नाम लिया, गार्जियन का। अब आ जाओ क्या लिखा है, ये शॉर्टकट में क्या लिखा है, आई, लिखो फुल फॉर्म,
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये एक फंड है इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, अब जहां कहीं भी आएगा आपको ये कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए। चलिए कंसेप्ट समझेंगे। समझना, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर, कंपनी सबको डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन कुछ लापता शेयर होल्डर्स है। अब ये लापता क्यों है? क्योंकि इनका कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इन्होंने अपना घर का एड्रेस बदल दिया है, इनका बैंक अकाउंट नंबर हमारे पास नहीं है, इनका ईमेल आईडी नहीं है, फोन नंबर नहीं है, और ये लापता हो चुके हैं। हमने डिविडेंड देना है, जितने लोगों का पूरा रिकॉर्ड है हमने उसे डिविडेंड पहुंचा दिया, लेकिन स्टिल एक सेपरेट अकाउंट में पैसा रखा था। उस अकाउंट में रखा जो पैसा है वो पड़ा हुआ है कंपनी के पास। कंपनी वेट कर रही है, किसका वेट कर रही है? कि वो लापता शोल्डर्स आ जाए पैसे लेने के लिए। न्यूज़पेपर इन सारी चीजों में डिक्लेयर इसलिए किया जाता है कि भैया आ जाओ आ जाओ, लेकिन हो सकता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, हो सकता है उनके आगे पीछे कोई नहीं है, हो सकता है डेथ हो गई लेकिन उनके घर वालों को पता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ लापता लोगों का जो पैसा होगा, तुम्हें क्या लगता है वो कंपनी ले लेगी? वो कंपनी का पैसा नहीं है, वो इन शोल्डर का ही पैसा है। तो कुछ टाइम तक रुका जाता है, वेट किया जाता है, और वेट करने के बाद ये पूरा पैसा एक सरकारी फंड में जाता है। उस सरकारी फंड का नाम है, ये नाम क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये इस फंड में जाएगा, सरकार के पास रखेगा, और सरकार इस पैसे को यूटिलाइज किसके लिए करेगी? इन्वेस्टर के ही प्रोटेक्शन के लिए। आए दिन वो कुछ ना कुछ एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है, आए दिन वो कुछ ना कुछ स्कीम तैयार करती है, कुछ उसमें कमिटी बनाती है, उन लोगों का जो खर्चा वर्चा होता है वो इन्हीं सबसे निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर सरकार अपने पास रखेगी और अपने एक फंड में रखेगी। मान लो ऐसे कुछ लापता लोग हैं, ऐसे कुछ लापता लोग हैं, तो उन्होंने कहा शेयर जो ट्रांसफर हो गया, शेयर का जो डिविडेंड का जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर कर दिया? इस फंड में। तो अब इस फंड में रखा हुआ पैसा अब सरकार अपनी तरीके से यूज करेगी। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो कहां कहां कैसे कैसे यूज करती है और कितने टाइम तक हमें वेट करना पड़ता है। क्लैरिटी है? पक्का? चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ क्या था? रजिस्टर्ड को ही मिलेगा। दूसरा क्या बोल रहा था? डेथ वगैरह केस, इंसॉल्वेंसी वाला केस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला पढ़ लिया। एजुकेशन, सॉरी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। एक आखिरी वाला बचा है, क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर? कुछ रैंकिंग परिपासु, क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट। बोनस शेयर हमने आपको दिया, आप ऑलरेडी मेरे इक्विटी शेयरहोल्डर हो, बोनस भी दिया, तो आपके पास पहले 10,000 थे, बोनस दिया मैंने 5, टोटल कितना हो गए? 15। मैं डिविडेंड तुमको बस इक्विटी का दूंगी, बोनस का भी तो दूंगी। अभी तक आपको डिविडेंड 10,000 का मिलता था, जैसे मैंने बोनस में एक्स्ट्रा शेयर बढ़ाए, एक्स्ट्रा शेयर बढ़ाए, तो क्या हो जाएगा? आपको बोनस उसके हिसाब से डिविडेंड भी मिलेगा। परिपासु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी, शेयरहोल्डर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोनस शेयर आल्सो। क्लैरिटी है? पक्का? ये वाला पोर्शन ऊपर कवर नहीं किया था इन्होंने। जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड केस। डिविडेंड किसको मिलता है पहले तो ये बताओ? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। अभी हमने पढ़ा, इन्होंने बोल दिया अगर उस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने अभी अभी बेचा, लेकिन रिकॉर्ड में तो नाम किसका है? उसी रजिस्टर्ड का। मेरा ही नाम था रिकॉर्ड में, मैंने अमृतांश को बेचा, ठीक है, साफ इन्होंने बोला भैया डीड अभी लॉन्च नहीं हुई है, अभी उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, अभी ठीक नहीं किया है, तो इसलिए पुराना नाम मेरा था, मुझको ही मिलेगा। नेक्स्ट केस, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये क्या लिखा है? कम डिविडेंड। इन्होंने कहा भैया हमने शेयर भी बेचा डिविडेंड के साथ, मेरा और अमृतांश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो हो रखा है उसमें साफ लिखा है मैं डिविडेंड्स को दूंगी, लेकिन ये बात कंपनी को थोड़ा ना पता है। साफ इन्होंने बोला नॉट एंटाइटल, ट्रांसफर को नहीं मिलने वाला। एक बार वहां पे नाम पे चढ़ जाए और इसके और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं अलग से दे दूं ना, मेरे ही अकाउंट में पैसा आएगा, भले ही मैंने इसके साथ जो अग्रीमेंट कर रखा है उसमें डिविडेंड भी दे रखा है इसको। तो ये मेरा और अमृतांश के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरे अकाउंट में रखा पैसा मेन भी है और प्लस क्या है? डिविडेंड अमाउंट है। ये डिविडेंड में निकाल के उसको दूंगी ना, क्योंकि इसकी मेरी आपस की अग्रीमेंट की बात है, ये चीज कंपनी को सपने में नहीं आने वाली है, ये उनका आपस का मैटर है। क्लैरिटी है? दो केस, दोनों केस का कंक्लूजन सेम, जिसका नाम रजिस्टर में है उसके ही अकाउंट में डिविडेंड आएगा। अब आपने भले ही अग्रीमेंट में लिखा है कि डिविडेंड के साथ दिया, तो आप उसे अलग से निकाल के दे देना। क्लैरिटी? पक्का? हेडिंग बताओ। प्रेफरेंस शेयर समझते हैं? बताओ जरा। प्रेफरेंशियल राइट, दो राइट मिलते थे, डेफिनेशन बताओ। फिक्स्ड,
वाइंडिंग अप के टाइम पर प्रियोरिटी आपको मिलेगी, ठीक है, वेरी गुड, ओवर इक्विटी शेयर। इन्होंने बोला भैया जब प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे ना, हमने टर्म्स एंड कंडीशन बता दी थी, और टर्म्स एंड कंडीशन में यही लिखा था, क्या लिखा था, तुम्हें एक फिक्स मिलेगा और वाइंडिंग अप के टाइम पर आपको इक्विटी से पहले प्रियोरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो, इनकेस कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर आउट ऑफ कहां से निकाल के दिया, फ्री रिजर्व से निकाल के दिया, क्यों दिया भाई, क्योंकि कंपनी के पास एब्सेंस या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो इक्विटी शेयर से पहले ही आएंगे, हमें तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बोर्ड डिक्लेयर, अब डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को, क्या ये इंटरिम आपको प्रेफरेंस शेयर को भी देना है, प्रेफरेंस शेयर के प्रोस्पेक्टस में पहले दिन से ही लिखा था भैया डिविडेंड इतना मिलेगा, फिक्स्ड है, खत्म। इक्विटी को दे भी सकते नहीं भी, इंटरिम दे भी सकते हो नहीं भी, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम देने का डिसाइड किया इक्विटी को, तो इक्विटी को देना। ये बीच में प्रेफरेंस शेयर कहां से आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर में जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था इशू करते टाइम पर ऑफर डॉक्यूमेंट में, वही मानेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं। क्लैरिटी है, सेम वही घिसी बातें कर रहे। नीचे एक केस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, डिक्लेयर किया डिविडेंड कितना, 15 लाख, किस में से, प्रॉफिट में से, विदाउट मेकिंग डेप्रिसिएशन। हमने तो पढ़ा ही था, बिना डेप्रिसिएशन के हम क्या हम आपको आगे बढ़ने देंगे, नहीं, तो साफ बोल दिया, नाइदर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो आप, नॉट डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट मेकिंग प्रोविजन। जब तक आप डेप्रिसिएशन की चीजें सॉर्ट ऑफ नहीं कर पाओगे, तब तक हम आपको डिविडेंड देने नहीं देंगे। तो केस बस इतना है, कंपनी ने प्रॉफिट निकाल के सीधा देने का सोचा, विदाउट विदाउट डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ करे, तो आपको अलाउड ही नहीं है, लॉ आपको मना करता है। बस ये केस है, वो केस का कंक्लूजन कहानी की तरह उन्होंने बताया। क्लियर है बच्चों, पक्का। हेडिंग बताओ, छोटी छोटी हेडिंग। अब क्या हम डिफरेंशियल राइट्स को जानते हैं, अब डिफरेंशियल राइट्स में क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट वोटिंग और डिफरेंट डिविडेंड और अदरवाइज। वोटिंग तो समझ में आता है कम ज्यादा, डिविडेंड भी ऐसे होता है ना कम ज्यादा, जिसकी वोटिंग कम उसका डिविडेंड ज्यादा, जिसकी वोटिंग ज्यादा उसका डिविडेंड कम, तभी तो खरीदेगा कोई। उसको वोटिंग भी कम दे दिया, डिविडेंड भी कम, वो कहेगा भग जाए यहाँ से, मुझे नहीं इन्वेस्टमेंट करना है ऐसी कंपनी में जो मुझे को हर तरीके से लॉस में रख रही है, ठीक है। साफ इन्होंने बोला कि भैया इशू करते वक्त ना हमने आपको सारी कंडीशंस बताई, उसी हिसाब से देंगे। क्लैरिटी है। नेक्स्ट हेडिंग, ये कौन है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, सेक्शन कौन सा है, चैप्टर मुझे बताओ, चैप्टर 5। अब समझो थोड़ा सा, बेनिफिशियल ओनर, दो कंसेप्ट है बेनिफिशियल ओनर के, एक कौन सा है, डिपॉजिटरी वाला, जो कंपनी आपकी इलेक्ट्रॉनिक शेयर में एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम रखती है, तो एक रजिस्टर्ड ओनर एक होता है बेनिफिशियल ओनर, और दूसरा ये कौन सा है, नेम लैंडिंग वाला, बेनामी ट्रांजेक्शन बताए थे, धोनी का एग्जाम्पल देके बताया था मैंने, क्या था धोनी का एग्जाम्पल जरा बताओ, बिजी है, कोई और आ सकता है, बस कंपनी आपसे क्या चाह रही है, वेरी गुड, बता दो, कंपनी आपसे बस ये चाह रही है कि भैया धोनी ने अगर आईटेक्स में इन्वेस्ट किया है, तो धोनी तू नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी करने का तेरे पास टाइम नहीं है, तो तुमने अपना एक ऑफिसर रखा है बीच में जो उसके पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन देखता होगा। तुम्हें क्या लगता है क्या धोनी सब कुछ जा जाके करता होगा सारे काम, नहीं, किसी कंपनी के शेयर्स भी खरीदने हैं तो बीच में एक मिडिल मैन रखा है उसने, एक लीगल पर्सन रखा है, मिस्टर ए रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो मिस्टर ए ये सारे काम कर रहे हैं, रजिस्टर में भी नाम उसका, ताकि वो सारी चीजें खुद से चेक कर ले, अकाउंट में भी उसी के पैसे चल रहे हैं, वो धोनी को आगे चलकर दे देगा, वो उनका आपस का। बस कंपनी आपसे रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया एक्चुअल में पैसा किसका लगा है बता दो, क्योंकि आप तो ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, हमें दिक्कत उन लोगों से है जो ब्लैक मनी कमाना चाह रहे हैं, काला धन जमाए बैठे हैं, नाम किसी और का पैसा किसी और का, तो ये ऑप्शन हमने ऐसे ऐसे लोग इसका फ्रॉडुलेंट तरीके से फायदा ना निकाले, इसीलिए कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट बोलता है बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसका एक्चुअल में पैसा लगा। निकिता बेटा फोन बैग में रखेंगे सीधे से, ठीक है। चलो, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है जिसका पैसा लगा है, और रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है जिसका नाम लिखा है, यही कंसेप्ट है। 89, तो आपको कभी भी बेनिफिशियल ओनर मिलेगा ना, तो दो कंसेप्ट देखना, एक कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी वाला, और दूसरा पैसा धोनी वाला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 89 बोल दिया, दैट मींस किसकी बात करें, धोनी वाले केस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज दूसरे अगर नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब किसकी बात करेंगे, लिस्टेड कंपनी, डिपॉजिटरी एंड ऑल, ठीक है। चलो शॉर्ट में थोड़ा सा समझेंगे।
डिविडेंड पेड टू दी, किसको दिया जाएगा? फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, अभी जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज से फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, सॉरी, ठीक है, तब से मैं आपको एक ही चीज बताई जा रही हूँ, जिसका नाम रजिस्टर में होगा। किसका नाम रजिस्टर में? मिस्टर ए का, धोनी का तो है नहीं, हम मिस्टर ए के अकाउंट में डालेंगे ना, वो आगे चलकर उसको देगा, क्योंकि उनके बीच की आपस की अग्रीमेंट की बात है, ठीक है। नॉट द बेनिफिशियल ओनर, भैया बेनिफिशियल ओनर को नहीं मिलने वाला। अब भाई लिस्टेड कंपनी, तुमने टाटा के शेयर्स खरीदे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे, अब रजिस्टर में, टाटा के रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या आपका नाम लिखा है? किसका लिखा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लिखा है? नहीं, एनएसडीएल सीडीएसएल का, जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्लैरिटी है? नाम डिपॉजिटरी का लिखा है, आप बेनिफिशियल ओनर हो। तो टाटा कंपनी किसको डिविडेंड देगी? एनएसडीएल सीडीएसएल को देगी, डिपॉजिटरी को। वो आपस में उनका काम है भैया इतने सारे बेनिफिशियल ओनर को बांटे, क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड में नाम लिखा है ना बेनिफिशियल ओनर का। टाटा ने क्या आपका नाम लिखा है? जब नहीं लिखा तो उनको पता भी नहीं आपके बारे में, तो वो पूरा का पूरा उठाकर किसको दे देगी? एनएसडीएल सीडीएसएल को, रजिस्टर को, वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सेम यहां पर भी यही है, नाम मिस्टर ए का लिखा है, धोनी का नहीं लिखा, तो किसको दिया जाएगा? मिस्टर ए को। नॉट द बेनिफिशियल अनलेस द शोल्डर गिव, अगर अलग से आपने इन्फॉर्म कर रखा है कि एक काम करना, पैसे तो धोनी के अकाउंट में डाल देना, तो फिर होगा, तो फिर होगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में वो कहते हैं भैया इतनी सारी इंस्ट्रक्शन, भैया तुमको हम पैसे दे रहे, तुम ये काम करो, हम उन सारी पंचायत से बचना चाह रहे। वापस जनरल रूल, किसके अकाउंट में पैसा जाएगा? रजिस्टर्ड ओनर। लेकिन बेनिफिशियल में जा सकता है अगर उन्हें अलग से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भैया धोनी के अकाउंट में सीधे पैसे डाल देने का। क्लैरिटी? पक्का? एक्सेप्शन? नहीं समझ में आया निकिता? आ गया? चलो, ओनली द पर्सन लिस्टेड इन द कंपनी शोल्डर रजिस्टर्ड इज कंसीडर द शोल्डर, नॉट द बेनिफिशियल ओनर। हम तो रजिस्टर्ड ओनर को ही पकड़ेंगे। क्लियर है? पहली दो बातें क्लियर होगी तो फिर मैं थर्ड में जाऊंगी। थर्ड एक अलग कंसेप्ट है, पढ़े? आ जाओ, लोन समझते हैं। ये जो मेंबर है आईटेक्स में, मैं रॉकी सर, अभिषेक सर, हम मेंबर भी, हम डायरेक्टर भी। हम एक काम करते हैं, हमें डिविडेंड मत दो। डिविडेंड हम सबको बांट रहे, तो डिविडेंड 1 करोड़ का डिविडेंड मिलने वाला है। कितना डिविडेंड मिलने वाला है? 1 करोड़ का। बच्चों 1 करोड़ का जो डिविडेंड है ना, इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे। अगर डिविडेंड मिलता है तो इनकम है आपकी, अगर आप इनकम कमा रहे हो तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ गेम खेल जाते हैं ये सगे कंपनी के जो शेयर होल्डर डायरेक्टर बने जो घूम रहे हैं, ये कहते हैं काम करो, हमें डिविडेंड मत दो, घुमा कर ना लोन दिखा दो। लोन में क्या नहीं देना पड़ेगा? टैक्स से हम बच जाएंगे। लोन एंड एडवांस बाय द कंपनी टू दी, किसको दे रहे? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, इफ दे आर मीट सर्टेन कंडीशन। ये सर्टेन कंडीशन से मतलब क्या है? छोटा मोटा शेयर होल्डर नहीं है, बड़ा शेयर होल्डर है। बड़ा शेयर होल्डर मतलब कंपनी में इसकी चलती होगी, तो इसने इतना दिमाग लगाया होगा। मतलब मैं कह रही हूँ, मैंने तुम लोग का नाम क्यों नहीं लिया? तुमको लोन दिया है तो जेन्युइनली तुम्हें लोन दिया, लेकिन अगर मैं लोन ले रही हूँ तो ये जेन्युइन नहीं है लोन। हो सकता है मैं अपनी टैक्स की लाइबिलिटी से अपने आप को क्या करना चाहती हूँ? बचाना चाहती हूँ। वो सर्टेन कंडीशन वाला शेयर होल्डर की बात हो रही है, मैं वो शेयर होल्डर हूं, ठीक है। कुड बी कंसीडर डीम्ड डिविडेंड। अब लोन को क्या कंसीडर किया जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। डिविडेंड डीम्ड है, मान लिया जाएगा कि आपने डिविडेंड लिया है, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? पक्का? हम क्या पढ़ रहे हैं? डिविडेंड केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर। स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ है ये समझ में आया? स्टार्टिंग का पैराग्राफ ये बोल रहा है भैया मिलेगा तो रजिस्टर्ड ओनर के नाम पर मिलेगा। अगर रजिस्टर्ड ओनर इंस्ट्रक्शन देता है कि ये बेनिफिशियल इसको दे दो तो देंगे, नहीं तो हम नहीं देने वाले, क्योंकि खुद से तो हमें सपना नहीं आने वाला, उसकी अकाउंट की डिटेल हमारे पास नहीं। फिर अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया डीम डिविडेंड। इनकम टैक्स बीच में आता है, एक लैंडमार्क केस होता है। इस लैंडमार्क केस से कंक्लूजन ये आता है कि भैया ये जानबूझकर अपने डिविडेंड में दिए जाने वाले टैक्स को अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे थे? लोन दिखा रहे थे। तो हम इसे डीम डिविडेंड मानेंगे और आप पे अच्छा खासा टैक्स लगेगा। डिविडेंड लेते 1 करोड़ में तो टैक्स देना पड़ता, तुम लोन से घुमा कर ले रहे हो तो लोन पे भी टैक्स दो। क्यों? क्योंकि ये लोन नहीं है हमारे लिए, हम तो इसे डिविडेंड ट्रीट कर रहे हैं। अब इसी को और डिटेल में समझाया इन्होंने। इनकम टैक्स का जो ये सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इन्होंने कहा भैया लोन एंड एडवांस जो किसको दिया जा रहा है? शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। सर्टेन कंडीशन थी, सर्टेन कंडीशन, वो शेयर होल्डर जिसके पास क्या है? मोर देन 10%, मोर देन लिखा है मतलब 11%, 10.1234, 10% अगर मेरे पास और मैंने लोन लिया है, कोई बात नहीं,
लेकिन मेरे पास क्या है, 10% से ज्यादा है, तो ये शोल्डर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा स्टेक रखता है और ये मैनिपुलेट कर रहा है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। तुम शोल्डर 5%, 2%, 3% वाले हो, तुम्हारा लोन लोन ही ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ रही? पहले बताओ। टैक्स की बस लाइबिलिटी से बचना चाह रहे हो, इसलिए घुमा फिरा रहे हो। चलिए, तो कौन सा शोल्डर? या तो 10% से ज्यादा की वोटिंग पावर है, या तो क्या लिखा है आपका इसमें, क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या तो इंडिविजुअल बेनिफिट। आप कैसे, आपको बहुत सारे इंडिविजुअल बेनिफिट भी मिलते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं से इस कंपनी के ज्यादा सगे दिख रहे हो, आप नॉर्मल शेयर होल्डर नहीं हो, आप उनसे थोड़ा सा बढ़कर हो। ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर टू द एक्सटेंड द कंपनी, आप एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट को क्या कर रहे हो, उस सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है, जिसे घुमा के टैक्स लोन दिखा रहे हो, उसे हम डीम डिविडेंड मान लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप शेयर होल्डर हो, ठीक है। अब ये जो शेयर होल्डर है, इनकम टैक्स बीच में आता है। कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोल रहा, तुम नोटिस करो। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि भाई डिविडेंड मिलता तो टैक्स मिलता, और तुम घुमा घुमा के सारे शोल्डर को क्या उठा के दे रहे हो, डिविडेंड 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 दे रहे हो। और बाकी सबको भी देना नहीं पड़े ना, अगर मुझे लोन दिया जा रहा है तो तुमको भी डिविडेंड देने की जरूरत नहीं, डिविडेंड देंगे तो सबको देंगे। तो इन्होंने कहा बहुत बड़ा हमें स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कंपनीज एक्ट बोलता है। इनकम टैक्स ने अपनी तरफ से एक इनिशिएट लिया। वो इनिशिएटिव क्या है कि भैया इनको लगा दो टैक्स, क्योंकि ये टैक्स से बच रहा है ना, तो इनकम टैक्स ही तो आएगा बीच में, ठीक है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील तब होगा जब आप क्या करो, कंपनी ही फेक बना दे रहे हो टैक्स बचाने के लिए। याद करो, हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पढ़ते हैं जब, है ना, तो उसमें बोलते पूरी कंपनी ही फेक बना दी, तो उसमें उठेगा। एक छोटे शोल्डर को लेकर बोला जा रहा है, तो बस इनकम टैक्स बीच में आएगा। क्लैरिटी है? चलो, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को थोड़ा लोन वाला फिर से, मतलब ये डेफिनेशन फिर से बताने की कंसेप्ट। वापस, आईटेक्स कंपनी से मैंने 1 करोड़ का लोन उठाया, मुझे मालूम है कि आईटेक्स मुझे डिविडेंड देने वाली है। मैंने कहा एक काम करो, डिविडेंड मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि मुझे इसमें टैक्स देना पड़ेगा। 30,000 तो मुझे क्या, सॉरी 30 लाख तो मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। और मेरे हाथ में कितना आएगा, 70। एक काम करती हूँ, पूरा का पूरा 1 करोड़ का लोन दिखाती हूँ, और 1 करोड़ का लोन है तो इनकम टैक्स कुछ भी बोल पाएगा नहीं। तो इनकम टैक्स ने जब देखा कि ये हरकतें बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो अलग से अपनी डेफिनेशन में अमेंडमेंट लेकर आता है कि भैया आज से ऐसे लोन जो किस टाइप के शोल्डर को दिए जा रहे हैं, इन टाइप के शोल्डर्स को दिए जा रहे हैं, मान लिया जाएगा कि ये डीम डिविडेंड है। अगर नॉर्मल शोल्डर ने लिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मल शोल्डर इतनी दिमाग, वो बोलेगा क्या कंपनी को, तुम नॉर्मल शोल्डर, तुम टाटा को बोलोगे एक काम करो मुझे लोन दे दो, तो टाटा तुम्हें लोन देने वाला है क्या? लेकिन किसको देगा? उस शोल्डर को देगा जो ये मैनिपुलेट कर सकता है। अंदर का कोई होगा जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो ये इस इंटरेस्ट वाली है। जैसे मैं बोलूंगी आईटेक्स को, तो आईटेक्स मेरी मानेगा, तुम बोलोगे तो तुम्हारी मानने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहां पे उन्होंने बोल दिया वो, अब देखो कैसे माना जाएगा नहीं माना जाएगा इसकी कोई क्राइटेरिया है, तो उन्होंने बोल दिया भैया जिसका 10% ज्यादा वोटिंग पावर, जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, जो इंडिविजुअल बेनिफिट लेके बैठा हुआ है। क्लैरिटी है? पक्का? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रीड करवा रही हूँ आपको। एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इज अ कंपनी पब्लिक इज, क्या लिखा है, नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्ट इन मिस्टर एक्स, ठीक है, इज वन ऑफ द कंपनी। द पब्लिक इज नॉट, पब्लिक नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्ट है मतलब प्राइवेट कंपनी है ना, बस घुमा के बोला है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें जनता इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा, मतलब प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसमें मिस्टर एक्स कितना होल्ड करके बैठा है, 20%, और हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 10% से ऊपर हो रहा है। कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना, 50 लाख, 31 मार्च 2022। कंपनी ने लोन दे दिया उठाकर 1 लाख, किसको दे दिया, एक्स को, बाय वे ऑफ क्या, अकाउंट पे ही चेक से। ही रिपेड द अमाउंट, उसने क्या किया, कितनी तारीख को, 5 मई को क्या कर दिया, रिपेमेंट भी कर दिया। इनकम टैक्स ने बोला ना, तुम हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ रहे हो, तुम बस दिखा रहे हो रिपेमेंट का, एक्चुअल में दिया है कि नहीं दिया हमें क्या पता। तुमने अगर निकाला है लोन, हम तो इसे डिविडेंड मानेंगे और हमें हमारा टैक्स चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता कल को ये लोन तुमने चुकाया हो चाहे ना चुकाया, क्योंकि ये तो कंपनी तुम्हारी है, प्राइवेट कंपनी है। लोन हैज रिपे बाय दी हैरी, लेकिन स्टिल लोन अमाउंट ग्रांट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रीटेड एज अ डीम डिविडेंड। लोन चुकाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस लोन को हम डीम डिविडेंड बोल रहे हैं, यही तो पनिशमेंट है आपकी। क्लैरिटी है? मतलब इस कंपनी से लोन। तनिषा, कंसेप्ट समझ में आया बच्चे?
क्योंकि इनकम टैक्स को नहीं पता कौन सही और कौन गलत, इसलिए वो सबको एक जैसे क्राइटेरिया, उन्होंने कहा 20। वेरी गुड। इनकम टैक्स आइडेंटिफाई कैसे, बैलेंस शीट में सब दिखेगा किसने क्या लोन लिया है, सीए सीए सीएम इन सबकी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में भी दिखते रहे। तो लोन किसने लिया है, अच्छा कंपनी का शोल्डर, शोल्डर कौन सा वाला, 10% से ऊपर वाला, गया काम से, समझ में आया। हम्म, तब भी देना ही पड़ेगा आपको। हाँ, इसलिए कंपनी से ना लेकर कहीं और से लो। तुम अपनी सगी कंपनी से क्यों ले रहे हो, लो चाहे, दोगे भी कि नहीं दोगे हमें क्या पता, इसीलिए हम तो डिविडेंड मांग के चिपका देंगे आपको। बस 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 टैक्स अमाउंट जितना बनता है, हमने माना डिविडेंड 1 करोड़ पे जितना डिविडेंड, 1 करोड़ को डिविडेंड, इस पे जितना टैक्स बनता है दे दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बच गए हो तुम, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ही तो देखना है हमें, ऑन रिकॉर्ड ही नहीं दिख रहा है, कर सकते हो आराम से, 9% लो और फिर दिखाओ भैया हम तो लोन ले रहे, ले सकते हो, ठीक है। फेक है ना ये तो, फेक डॉक्यूमेंट, लेकिन पकड़े नहीं गए ना तुम, सीधी सी बात, नहीं पकड़े गए ना, खत्म, ठीक है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, कंपनी ने डिस्काउंट कूपन दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है। इन्होंने कहा सारे शेयरहोल्डर का अगर आपने डिस्काउंट कूपन दिया है तो ये डीम डिविडेंड नहीं है। हम डीम डिविडेंड उस लोन को मान रहे, अगर आपने, जैसे टाटा बहुत डिस्काउंट कूपन देती है, मैं आपको बता दूं, जितने टाटा के एम्प्लॉइज हैं, एक्चुअली में बच्चा बहुत खुश है, जितने टाटा के प्रोडक्ट A to Z, अच्छा खासा कूपन मिलता है अच्छे अच्छे अमाउंट का, आराम से बीच, मतलब जो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है वो तो है, और प्लस अलग से 20 25 30% आराम से डिस्काउंट मिलता है, इतना अच्छा खासा मिलता है मैं क्या बताऊं, मतलब हम तो कहते हैं कि कोई मिल जाए, इवन जैसे ताज होटल्स वगैरह सब टाटा के, ठीक है, उसमें आपकी जो कहते फीस रहती है प्रॉपर रूम की, जितनी अमाउंट रहता है वो सब कम हो जाता है आपके, अगर आप विजिट करो घूमने जा रहे हो, एक्चुअल में वो अब आप एम्प्लॉय, इसलिए बोला जाता है कि रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा आपको फैसिलिटीज इतनी ज्यादा देता है कि हम क्या बताएं, मतलब कि उसकी हर तरीके से चीजें, वो मतलब बहुत सर पे नहीं बैठा रहता, रिलायंस फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये सारी चीजें, लेकिन टाटा फैसिलिटीज में आपको खत्म कर देता है, इसलिए रिलायंस में काम करने वाले लोग, नो डाउट अमाउंट सैलरी ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ा प्रेशर ज्यादा फील करते हैं, टाटा में काम करने वाले लोग थोड़ा सा और भी अदर चीजों में एक्सेल हो जाते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज के दम पर। तो साफ इन्होंने बोला कि कोई डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है तो आप इसे डीम डिविडेंड हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कंपनी ये सारी चीजें प्रमोट करे, ये तो अच्छी चीज है ना। इट इज जनरल प्रैक्टिस एडॉप्ट बाय द कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस को भी बढ़ाने के लिए हम ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, तो इसलिए आप इसे डिविडेंड में मत मानो, नहीं तो कंपनी ये देना बंद कर देगी। हमने लोन क्यों किया, लोन पे क्यों लगाया, क्योंकि कंपनी ये देना बंद कर दे, अगर हम ये डिस्काउंट कूपन में भी लगा देंगे तो ये सारे काम कंपनी करना छोड़ देगी जो अच्छा नहीं है उनके प्रोडक्ट वाइज, उनकी सर्विस वाइज, इस कारण से इसे बोला हम इसे नहीं मानेंगे और उसे मानेंगे, भले आप इसके थ्रू वो भी दे रही हो। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। केस एक बार खुद रीड करेंगे, बस कंक्लूजन आपको बता दूं, क्या हम एचयूएफ को जानते हैं, कर्ता को जानते हैं, एचयूएफ का मेन हेड कौन होता है, कर्ता, कर्ता का ही नाम रजिस्टर में लिखा होगा, क्या एचयूएफ का नाम लिखा रहता है, चैप्टर 5 पढ़कर आए अपन, ठीक है, टैक्स किसके नाम पे आता है, कर्ता के नाम का, ठीक है, तो एचयूएफ कुछ नहीं है। तो सेक्शन बोलता है जो डीम डिविडेंड है ये वाली बात एचयूएफ में भी नहीं लगेगी ना, किस पे लगेगी, कर्ता पे लगेगी, कुल मिलाकर एचयूएफ का नाम रजिस्टर में नहीं, और एचयूएफ ने अगर लोन ले रखा है तो उस पर बात लगेगी ही नहीं, मतलब एक तरफ आपका कौन है, एचयूएफ, और एक तरफ आपका कौन है, कर्ता, रजिस्टर में नाम किसका, कर्ता का, ठीक है, लोन कर्ता ने नहीं लिया, लोन किसको दिलाया, एचयूएफ, और ये सारी बातें किसको लेकर होनी चाहिए, डीम डिविडेंड की बातें किसको लेकर होनी चाहिए, कर्ता, मैं करता हूं मेरी एक एचयूएफ, मेरा रजिस्टर में नाम लिखा है, अगर मैं लोन लूंगी तो मुझ पर डीम डिविडेंड होगा, लेकिन लोन मैंने नहीं लिया, लोन किसने लिया, एचयूएफ में, तो क्या एचयूएफ में डीम डिविडेंड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। शेयर होल्डर हूं ना मैं, इंसान, जैसे आईटेक्स है कंपनी और मैं एज अ शेयर होल्डर, मैंने पर्सनल लोन अपने नाम पे लिया है तो मेरे लिए डीम डिविडेंड है, आईटेक्स को दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लूपहोल है।
हाँ, उसे फिर हम क्या मानेंगे, ये नॉर्मल लोन है, लोन पे टैक्स नहीं लगता। नॉर्मली लोन ट्रीट, लेकिन डीम डिविडेंड तब जब जिसका नाम रजिस्टर में हो वो ही लोन ले लेता है। तो ठीक है, क्लैरिटी है। हाँ, देखो अब थोड़ा सा कंसेप्ट इधर देखो। रिलायंस कंपनी का रजिस्टर्ड ओनर नाम किसका लिखा है, मेरा, ठीक है। और एक तरफ है मेरी आईटेक्स कंपनी। आईटेक्स नहीं है शेयर होल्डर। हम क्या बोल रहे हैं, जो शेयर होल्डर है ना वो लोन ले रहा है। मैं अगर लोन लेती हूं और अगर मेरी शेयर होल्डिंग रिलायंस कंपनी में कितनी है, 10% से ज्यादा है, तो लोन ट्रीट किया जाएगा। अब मैं कह रही हूं कि मेरे 10% से ज्यादा है, लेकिन लोन किसने लिया है, आईटेक्स ने। आईटेक्स तो अलग है ना, सेपरेट आइडेंटिटी। तो फिर इसमें क्यों ये सारी ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। जिसका नाम लिखा है वो ही अगर लोन उठाता है तो फिर उसे डीम डिविडेंड और टैक्स पे करना पड़ेगा। आईटेक्स तो एक अलग ही आइडेंटिटी हो गई ना बच्चा। ट्रीटमेंट होगा। अब एग्जाम्पल चेंज, आईटेक्स का ही नाम है, आईटेक्स से उठा रहे है डीम डिविडेंड। चाहे इंसान का नाम हो चाहे कंपनी का नाम हो, फर्क नहीं पड़ता, नाम जिसका है उसने लोन लिया। अब चाहे वो इंसान हो आर्टिफिशियल बॉडी हो, फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई। तुम पे लगेगा, लेकिन अब तुमने कंपनी को दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। अब ये तुम्हारा आपस का पर्सनल मैटर, इनकम टैक्स तो तुम्हें देख रहा है, तुमने लोन लिया ना, तुमको देना पड़ेगा। अब तुम अपनी कंपनी से वसूलते रहो, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत कंपनी के लिए करी ना, तुम क्यों अपने पर्सनल पॉकेट से पैसा लगाओगे। क्लैरिटी है, पक्का। हम्म। हाँ, क्योंकि एचयूएफ का सिस्टम ऐसा है, इसलिए कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, हम नहीं एचयूएफ को देख रहे, हम तो रजिस्टर में किसका नाम लिखेंगे, करता, हमारे लिए कोई एचयूएफ है ही नहीं। क्लियर है, पक्का। चलो, ये केस का कंक्लूजन मैंने आपको बताया। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। ये वेवर का मतलब बताओ क्या होता है। वेव करना, हाँ वो वेजर होता है। त्यागना, गिव अप करना, ठीक है। मैं हूं शेयर होल्डर, रिलायंस मुझे क्या देना चाहती है, डिविडेंड, और मैं डिविडेंड को क्या कर रही हूँ, त्याग रही हूँ। डिविडेंड एक राइट है शेयर होल्डर का, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नो प्रोविजन अंडर द एक्ट टू डील विद दी, इन्होंने ऐसा कोई प्रोविजन लिखा नहीं है कंपनीज एक्ट में कि भाई अपने से त्याग सकते हो नहीं त्याग सकते, मतलब मना करो तुम। सच प्रोविजन में कंटेन द आर्टिकल, आप चाहो तो आर्टिकल में लिख सकते हो। मतलब कंपनीज एक्ट शांत है इसको लेकर, आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया, अगर कोई शोल्डर कह रहे हैं कि मुझे ये डिविडेंड नहीं चाहिए तो वो मना कर दे। अब वो या तो क्या करे, पूरे से मना कर दे, या तो क्या कर दे, पार्शियल, आधा। कुल मिलाकर सीन ऐसा है, शोल्डर कह रहा है मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, तो उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हारा आंसर क्या है। कुछ नहीं बोल रहे, वेरी गुड। कंपनीज एक्ट बोल रहा है भैया हम तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रही है तुम्हारा राइट है, तुम्हें लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा आर्टिकल तुम्हें मना कर रहा है आधे से पूरे से, तो आर्टिकल में जो लिखा है मान लो उसकी बात। क्लैरिटी, वेरी गुड। एक्चुअली में कुछ रहते हैं महान लोग कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, तो उसका फिर क्या होगा, तो उसका ये होगा जो आर्टिकल बोलेगा, तो आधा मिलेगा फिर, ठीक है। हाँ, कंपनी का हो गया, कंपनी को डोनेट कर रहे हैं एक तरीके से ही, ठीक है। ले लो, ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था भाई तुमने। कुछ दानवीर लोग हो सकते हैं, हम ये मान के चल रहे, एक्चुअली वहीं जाना था, ठीक है। चलिए हेडिंग बताओ, नेक्स्ट क्या लिखा है। डिक्लेरेशन ऑफ, रिपीट पढ़ चुके हैं, कौन डिक्लेयर करता है, रिकमेंड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड। उनके पास ऑप्शन है, हाँ बोल सकते हैं कि भैया इस साल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर ना बोलेंगे, ना बोलेंगे तो भैया कोई जोर जबरदस्ती मेंबर की तरफ से नहीं होगी। अगर उन्होंने हाँ बोला तो अब देने का डिस्कशन होगा, यहाँ तुम इसे डिक्लेयर करोगे। सेम बात है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बोर्ड मीटिंग में होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, अक्सर एग्जाम में घुमा फिरा कर बोला जाता है, बोर्ड मीटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, क्या लिखा है, नॉट कमिटी, नहीं, नॉट रेजोल्यूशन पास बाय दी, क्या लिखा है, सर्कुलेशन। मतलब
घर बैठकर आपने ये सर्कुलर पास नहीं किया है। मतलब डायरेक्टर इस साल डिविडेंड देने वाले हैं कि नहीं देने वाले, ये डिस्कशन मीटिंग में होगा। मीटिंग इस बिल्डिंग में ऑफिस में बुलाकर होगा। ये डिस्कशन सबसे पहली बात कमिटी तो नहीं करने वाली, हमें पूरे डायरेक्टर्स चाहिए। एक कमिटी तो एक छोटा सा ग्रुप होता है, वो नहीं करेगी। और दूसरा, सर्कुलर पास करके हमने सारे डायरेक्टर को सर्कुलर दिया, स्कूल में होता है ना, एक रजिस्टर आता है, टीचर पढ़ता है साइन करता है, टीचर पढ़ता है साइन, दैट वाज सर्कुलर। हर डायरेक्टर के पास गए और उसने पढ़ा और साइन किया, ऐसा नहीं। मीटिंग में बैठकर डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट मैटर है। अब एक केस स्टडीज आ जाएगी, केस स्टडीज में क्या लिखा होगा कि उन्होंने एक सर्कुलर पास किया, उसे डिविडेंड डिक्लेयर किया, मेंबर ने हाँ बोल दिया। अब बताओ डिविडेंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मीटिंग में बैठकर डिस्कशन होना चाहिए था। क्लैरिटी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो डिस्कशन होना चाहिए, बस ये क्या है। बढ़ू आगे। अब अनलेस बोर्ड अगर रिकमेंड नहीं करेगा तो मेंबर मांग भी नहीं सकता, ये लिखा है। नेक्स्ट, कंपनी हैज ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी कंसीडर। ऑडिट कमिटी से पूछ लो भाई, ऊपर पढ़ा था हमने कंसेप्ट। ऑडिट कमिटी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, उससे पूछ लो करंट पोजीशन क्या कैसी है, फिर ये डिसाइड करो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट, तुम लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में एक्स्ट्रा काम करना है। क्या एक्स्ट्रा काम करना है? 5 दिन पहले डिविडेंड जब रिकमेंड डिक्लेयर करो तो 5 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट फाइनल होने से पहले। अब ये रिकॉर्ड डेट क्या थी? क्लोजिंग की, कब क्लोज होने वाले हैं, किनको मिलने वाला है। ठीक है, क्लैरिटी है? ये पूरा रिपीटेटिव है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। बढ़ू आगे बच्चों। लिस्टेड कंपनी के लिए ना बच्चा एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी होती होती ही है। आपका जो सेकंड ग्रुप है ना सिक्योरिटी लॉ, वो पूरी लिस्टेड कंपनी की एक्स्ट्रा बातें ही बताता रहेगा आपको। लिस्टेड कंपनी को ये करना है, लिस्टेड कंपनी को वो करना है, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है, ये भी अलग से करना है। इसलिए अलग से एक सब्जेक्ट है लिस्टेड का, ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बस दे देते, वहां तो पूरा पूरा है। ठीक है, हाँ हाँ, लिस्टेड वाला वापस। लिस्टेड कंपनी शेल रिकमेंड डिक्लेयर ऑल डिविडेंड और कैश बोनस जो भी दे रहे एटलीस्ट, जो भी लिस्टेड कंपनी है उन्हें एटलीस्ट 5 दिन पहले, 5 दिन पहले बिफोर द रिकॉर्ड डेट। मतलब पहले आपको क्या करना है? रिकमेंड डिक्लेयर करना है, हम डिविडेंड लेकर आने वाले। फिर आपको क्या करनी है? रिकॉर्ड डेट फिक्स करनी है, बिफोर द रिकॉर्ड डेट फिक्स फॉर द पर्पस। मतलब आप पहले अनाउंस करो कि हम डिविडेंड देने वाले, फिर रिकॉर्ड डेट बता दो कि भैया इस तारीख में जो जो शेयर होल्डर है उनको मिलेगा। हाँ, 5 दिन पहले डिक्लेयर करो, पहले डिक्लेयर फिर रिकॉर्ड डेट, 5 दिन का गैप। क्लैरिटी? हाँ, रिकॉर्ड डेट के बाद डिविडेंड। अगर तो फिर आप डिविडेंड दे ही नहीं पाओगे, किसे दोगे? आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तुम एक लिस्टेड कंपनी हो, तुम अगर डेट फिक्स ही नहीं कर रहे हो तो मुझे बताओ कौन है तुम्हारा शेयर होल्डर? तुम कहोगे हम अपने रजिस्टर में देखेंगे, कौन सी तारीख वाला देखोगे? मुश्किल है ना। कौन से, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट को बुला रही हूँ पार्टी में, कौन से वाले बैच को बुला रही हूँ? करंट बैच। फिक्स कर दिया भैया ये आइटम वाले बच्चे जो है इसको हम बुलाएंगे, क्योंकि भैया बच्चे तो कितने हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे, बड़ी कंफ्यूजन। ठीक है, तो सेम इतने सारे शोल्डर है तो एक डेट फिक्स कर लो, उस डेट में जिसका नाम होगा रिकॉर्ड डेट में हम उसे देंगे। रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट ही इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए है। क्लैरिटी है? चलिए, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। डिविडेंड हमेशा क्या होना चाहिए? मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, फिक्स। भैया देना है तो देना है, डिक्लेयर कर दिया। अब तुम कहोगे नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अच्छा होगा, भाई पहले से देख कर आओ ना। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो लाइबिलिटी हो जाती है। वेरी गुड। हाँ, काउंटर नहीं कर सकते, वेरी गुड। ऑल रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑप्टेन बिफोर द डिक्लेरेशन, उनका सारे काम पहले कर लो, बाद में डिविडेंड डिक्लेयर करो। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दियो तो पीछे बैक स्टेप नहीं कर सकते आप। ठीक है, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं कि भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक इन सब की अप्रूवल लेनी तो भैया पहले ले लो। अब पैराग्राफ पर्टेनिंग टू रिक्वेस्ट अप्रूवल, इन्होंने कहा कि भाई इक्वली सेम चीज इंटरिम और फाइनल, जो फाइनल के लिए करोगे वही इंटरिम के लिए भी है, दोनों चीजें सेम है। आपको दोनों डिक्लेयर करने से पहले एक बार सारी अप्रूवल ले लेनी चाहिए। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? ये जो लंबा चौड़ा केस दिख रहा है ना, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा है। आओ पहले कंसेप्ट को समझेंगे। हाँ, इन्होंने कहा इससे पहले सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करो, आज यहां डिक्लेयर करो, क्योंकि एक बार मैं यहां आ गई हूं। ठीक है, शोल्डर ने डिक्लेयर कर दिया, मैंने तो रिकमेंड किया, तुमने अप्रूवल, मैंने क्या कहा था, यहाँ डिक्लेयर को अप्रूवल समझो।
अप्रूवल अगर एक बार शोल्डर ने दे दी, इसके बाद आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बनती है। आप पीछे बैक स्टेप नहीं करोगे, बाद में दूसरी अप्रूवल लेकर कहोगे अरे यार इसने तो मना कर दिया, ये नहीं चलेगा। पहले सबकी अप्रूवल ले लो, इवन शोल्डर से भी पहले। एक बार शोल्डर ने कर दिया ये फाइनल होगा, इसके बाद आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, सब 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 देख लो, सब देख लो, क्योंकि डायरेक्टर ऑफिस में बैठ के क्या काम कर रहे थे, बैलेंस शीट तो देख रहे थे, ऑडिट कमेटी से डिस्कस तो कर रहे थे, करंट पोजीशन याद करो, डिविडेंड पॉलिसी, कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना, क्या थे वो फैक्टर्स, लीगल देख लो, कॉन्ट्रैक्ट देख लो, फिर और क्या था, करंट पोजीशन, कैश फ्लो देख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो कह रहे ये सब देखो उसके बाद बोलो। ये सब देखा नहीं, बोल दिया, फिर को कह रहे पैसा कहां से लाएंगे, और फिर पीछे जा रहे हो, फिर तो भैया तुम्हें पेनल्टी सर पे अलग लगेगी। ठीक है, चलिए ये केस देख रहे हो, इस केस को कंसेप्ट समझेंगे। बोर्ड ने डिसीजन लिया, एक राइस लिमिटेड थी, डिड नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड ड्यू टू इनएडुकेट प्रॉफिट, इस साल उनको प्रॉफिट कम हुआ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिविडेंड नहीं देंगे। मेंबर्स ने हल्ला मचा दिया, केस वेस कर दिया, बताओ ये डिविडेंड नहीं दे रहे हमें, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। पूरा केस यही बोल रहा है, इस साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया। कुछ शेयर होल्डर थे, महान थे, वो कहते कैसा मैनेजमेंट है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे, घटिया मैनेजमेंट ये वो, मिस मैनेजमेंट मस्ट बी प्रेजुडिशियल टू दी कंपनीज एंड प्रॉफिट। उन्होंने कहा भैया मिस मैनेजमेंट वो देखा जाता है जो जनता के लिए खराब हो रहा है, कंपनी के लिए, तुमको बस डिविडेंड नहीं दिया तो तुम इसमें क्या करो, मिस मैनेजमेंट है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इज नॉट कंसिडर्ड मिसमैनेजमेंट, बस डिविडेंड नहीं दिया तो इसे मिसमैनेजमेंट नहीं बोलेंगे। शोल्डर की जो कंप्लेन है वो टेनेबल नहीं है, बस एक छोटे से रीजन के कारण आप साफ स्टार्टिंग में बोला था भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला, दैट्स इट। क्लियर है बच्चों, पक्का। तो इस केस का कंक्लूजन यही है, नीचे डिविडेंड डज नॉट अमाउंट मिसमैनेजमेंट, हेंस कंटेंशन ऑफ द शेयर शेल नॉट बी टेनेबल, उनकी बातें खत्म कर दी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो गड़बड़ बात कर रहे। क्लैरिटी, ये एग्जाम्पल तो खुद ही रीड करोगे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, डिविडेंड टू बी रिपीट है, कहां रखते हैं अपन, सेपरेट क्यों बोला, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, नॉर्मल अकाउंट से अलग शेड्यूल बैंक में रखने का, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। जब भी डिक्लेयर किया, आज इस मीटिंग में डिक्लेयर हो गया, यहां से 5 दिन के अंदर अकाउंट में डाल देंगे, ये तो बात समझ में आ गई। ये 30 दिन वाली कहानी समझेंगे, तो चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है ये 30 दिन, शॉर्ट में एकदम बताऊं, 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो, ठीक। अब धीरे धीरे पेमेंट चालू, तुम सबके अकाउंट में धीरे धीरे पेमेंट चालू कर दी है, कंपनी के किसी बंदे को हमने काम दे दिया, वो ये कर रहा है। इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड अनकॉल्ड, कुछ बताया था मैंने आपको, एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बताया था, वेरी गुड। तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप ये कह रहे पहला काम क्या है, कंपनी क्या करेगी, पहले सेपरेट अकाउंट में 5 दिन के अंदर डाल दे, अभी डाल दिया, जैसे ही डाला तो धीरे धीरे आपको पेमेंट चालू कर दिया, आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। इफ द डिविडेंड रिमेन अनपेड, अभी इस अकाउंट में पैसा बचा रह गया, अनपेड है, अनक्लेम्ड है, आफ्टर दी 30 days, मतलब इन 30 दिनों में हमने फटाफट सिंगल सिंगल पेमेंट चालू करी, 30 दिन हो गया, जैसे 30 दिन हो गया, कुछ लोगों का अता पता ही नहीं है, तो इस अकाउंट में पैसा बच गया है, अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। इन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको ये अकाउंट कहां पे डालना पड़ेगा, पहले आपने आईटेक्स का जो अकाउंट था एसबीआई बैंक में उसमें डाल दिया, सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 30 दिनों तक आपने वेट किया, जिसका पेमेंट बनता था आपने दे दिया, कुछ एक अमाउंट रह गया, तो आप एक नया अकाउंट खोलोगे, उस नए अकाउंट का नाम होगा, नाम यही होगा, क्या लिखोगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ आईटेक्स, हर कंपनी का नाम पीछे लगा रहेगा, पता चल जाएगा टाटा का अनपेड वाला है, रिलायंस का अनपेड वाला है, बात समझ में आ रही है। तो अकाउंट का नाम क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मतलब इसमें अभी वो पैसा रह गया जो डिविडेंड के फॉर्म में गया नहीं है। दो सिनेरियोज होंगे यहाँ पर, पहला सिनेरियो क्या बोल रहा है, डिविडेंड क्लेम विद इन 30 days और डिविडेंड रिमेन अनक्लेम आफ्टर 30, मतलब उस 30 दिन में जिसने क्लेम किया उसे उसको मिल गया, जिसने नहीं क्लेम किया उसका बच गया। सेम बैंक अकाउंट कैन बी यूज फॉर द फर्दर डिविडेंड, आप क्या कर रहे हो, उसी अकाउंट को यूज कर रहे हो, सेपरेट अकाउंट को यूज कर रहे हो, अ सेपरेट अनपेड, लेकिन ये कब आएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट कब बनेगा, जब बच गया है, ठीक है।
फिर उन्होंने रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब होता है भेजना, सेंड करना, किसको भेजना, नॉन रेसिडेंट को। डिविडेंड कैन बी सेंड टू नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर बट ओनली इफ द परमिटेड, क्योंकि ये बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, इनको पेमेंट देना मतलब डॉलर जाना। तुम्हें क्या लगता है हम इंडियन करेंसी में देंगे उन्हें? बीच में एक्सचेंज होगा, डॉलर में कन्वर्ट होकर जाएगा बाहर के लोगों को, डॉलर खत्म हो रहा है धीरे धीरे हमारा, हम नहीं चाहेंगे खत्म हो। तो एक बार आरबीआई से बात कर लो, थ्रू ऑथराइज डीलर जो भी आरबीआई के रूल्स है उनसे बात करके उनको डॉलर की पेमेंट होगी। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, आपको 5 दिन के अंदर तुरंत पैसा कहां रखना है, सेपरेट बैंक अकाउंट। 30 दिन का वेट करो, कुछ अनपेड हम पे करना चाहते हो नहीं पाए, अनक्लेम्ड कोई आकर हमसे मांग नहीं रहा है, अनक्लेम्ड है, नहीं मांगा, अगर नहीं आता है तो आफ्टर 30 डेज आप एक अलग से अकाउंट खोलोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट उसमें डालोगे, ठीक है। बीच में ये SS3 क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, वेरी गुड, डिविडेंड को लेकर वेरी गुड। सेम 5 डेज 30 डेज सेम बातें बोलिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बोला, ये क्या लिखा है, जब 30 दिन की कैलकुलेशन करोगे ना, बीच में जो छुट्टियां वुट्टियां होंगी ना, इंक्लूड, इंक्लूड बोला इन्होंने, इफ एनी फॉलोइंग ड्यूरिंग दी सच पीरियड शैल बी इंक्लूडेड, इंक्लूड बोला तो इंक्लूड, उन्होंने कहा 30 दिन में उनको इंक्लूड कर लो, क्योंकि वैसे भी आने वाले दिख नहीं रहे, तो फटाफट इस मैटर को सल्टाओ, खत्म करो। हाँ हाँ, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, अनक्लेम्ड है, लोग दिख ही नहीं रहे, कब आएंगे। तो हमने वेट किया, क्या डायरेक्ट अभी गया नहीं, अभी समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी बातें नहीं एप्लीकेबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये वो सिनेरियोज है जो मैंने आपको बताया, विद इन 30 डेज में क्या करो, पे करो, आफ्टर 30 डेज में क्या करेंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, क्लैरिटी। ये रेमिटेंस बताया आपको मैंने, आरबीआई से पूछ के करेंगे। अब मुझे बताओ, मैंने ये तो बताया नहीं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, पहले मैंने एक सेपरेट अकाउंट खोला 5 दिन के अंदर, पहले मैंने क्या किया, 5 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट खोला, उसमें गया, ठीक है। कितने दिन का वेट किया, 30 दिन का। 30 दिन के बाद एक अनपेड में जाता है, अनपेड अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट में जाता है, ठीक है। अब कुछ दिनों तक का वेट किया जाता है बच्चों, 7 साल तक का वेट किया जाता है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, 7 years। हो सकता है कोई भूला भटका आ जाए, अगर कोई भूला भटका आ जाए तो प्लीज कंपनी के पास आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर ये कहानी अभी आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब 7 years तक का वेट किया जाएगा। अभी पहले 5 दिन में डाला, 30 दिन का वेट किया, आगे तो बढ़िया, फिर भी कंपनी ने इस अकाउंट में डालकर कितने साल का वेट किया, 7 साल का, 7 साल के बाद इस फंड में जाता है, फिर सरकार इसे लोगों के लिए यूज करती है। मान लो उसके बाद भी कोई भूला भटका आता है, तो कंपनी के पास आएगा कि यार मेरा डिविडेंड बचा था यार, 4 साल पहले का था एक डिविडेंड, तो कंपनी बोलती भग जा यहाँ से, हमने सरकार को दे दिया है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, वहां जाके क्लेम कर, लंबी एप्लीकेशन लगा, अब सरकार देगी तुझे। कंपनी कब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी को तो पैसा है नहीं, कंपनी को बस संभाल के रखना है इसे, क्या बात समझ में आ रही है। सरकार के पास जाएगा, सरकार ने बोला ये तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम इसे टच भी मत करना, तुम बस संभाल के रखो, और अगर तुम नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें दे दो। 30 डेज में आ जाए, 7 साल में भी आ रहा है, 7 साल के बाद आ रहा है। रुको, ये एसबीआई में एक अकाउंट था मेरा, 5 दिन के अंदर एक एसबीआई अकाउंट में पैसे डाल दिए, यहाँ पे कलर है, एसबीआई में रखा पैसा, अब मैं दूसरे अकाउंट में डाल रही हूँ, जिसका नाम एसबीआई में है, मैंने एक दूसरा अकाउंट खुलाया जिसका नाम क्या लिखा, अनपेड अनपेड क्लेम अकाउंट ऑफ जो भी डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, ऑफ आईटेक्स, नाम बदल दिया, दूसरा अकाउंट खोल दिया, इसमें मैंने 7 साल तक रखा है, मतलब कि नॉर्मल एसबीआई में तो पहले मैंने 30 दिन तक रखा है ना, फिर उसके बाद मैंने 7 साल तक संभाल के रखा है, उसके बाद 7 साल तक इसी अकाउंट में रखा है एसबीआई के। इन्होंने बोला कि भैया अब बस बहुत अति हो गई है, संभालने की भी अपनी एक कॉस्ट होती है, मैनेजमेंट लगता है, अब ये सरकार के पास जाएगा, समझ रहे हो, 7 साल के बाद। हाँ, अगर कंपनी खत्म हो गई तो दे सकते हो वगैरह वगैरह, नहीं नहीं रखो, अभी संभाल के रखो, आप ही की काम है, आप ही थे ना डिविडेंड बांटने वाले, रखो आप ही रखो, ठीक है। चलो यहां तक चीजें क्लियर है। रेट ऑफ डिविडेंड बताओ क्या लिखा है, इन्होंने कहा भैया 2 होते हैं, इक्विटी शोल्डर, बताने की जरूरत है, इक्विटी शोल्डर, प्रेफरेंस शोल्डर, फ्लेक्सिबल कौन होगा, वेरी गुड भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी, देना भी है कि नहीं देना, उनकी मर्जी चलती है।
प्रेफरेंस को क्या बोला, फिक्स्ड है, लिखा था तुमने तो हमारे इशू करते वक्त डॉक्यूमेंट में, ठीक। इसी बात को समझा रहे। रिपीट, अगर कंपनी को लॉस होगा थर्ड क्वार्टर में समझ आ जाएगा तो इंटरम डिविडेंड नॉट हायर देन पिछले 3 साल का डिविडेंड जो दिया उसका एवरेज निकालना है, सेम है। नो डिविडेंड इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी 3 फाइनेंशियल ईयर इज नॉट अप्लाई, है ना, इन केस ऑफ जो भी एवरेज रेट बोल रखा है। बच्चे रिपीटेटिव बातें, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सेक्शन 123 का सब सेक्शन 5, डिविडेंड देंगे तो किस में देंगे, कैश। चेक में भी दे सकते हैं, कैश ही जाएगा, वारंट में भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं या तो एकदम ऐसा शुद्ध कैश लेकर जाओ, कंपनी के पास आओ, दूर दराज हो नहीं आ पा रहे हो भैया, चेक दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड दे दिया, या फिर वारंट दे दिया। अभी वारंट समझ लो एक पेपर बस है, इस पेपर को आप एनकैश करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है उसकी डिटेलिंग अभी नहीं, काइंड में नहीं दे सकते। लेकिन एक कंपनी तो जो काइंड की बात करी थी, प्रोड्यूसर कंपनी, वेरी गुड, सेम घिसी पिटी बात है। कैश में देना है, काइंड में नहीं। कंपनी गिफ्ट दे रही है शेयर होल्डर को, अनदर कंपनी अंडर दी स्कीम, इन्होंने कहा भैया काइंड में देना प्रोहिबिटेड है, तुम नहीं दे सकते काइंड में, ठीक है। नथिंग बट द पेमेंट दिस कैश, सेम बातें लिखी है। एक बार पूरा रीड करोगे तुम, ये पूरी घिसी पिटी बातें हैं, बैंक अकाउंट में कैसे डालना है ये सारी बातें आप रीड करोगे। अब ये लास्ट टॉपिक क्या बोलता है, कब कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है, जब एक बार डिक्लेयर हो गया, मीटिंग में बैठ के एक बार अप्रूवल मिल गई शोल्डर की, बस सर पे आ गई आपकी। अब इसे लोन जैसा ट्रीट किया जाएगा कि भैया तुमने लोन लिया था अब तो देना पड़ेगा, बोला क्यों तुमने, मुंह से निकल गया ना, तो बस आपको देना पड़ेगा, यही लिखा है, मार्क करो। रिकमेंडेशन ऑफ द डायरेक्टर, अगर बस रिकमेंड किया है लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कब होती है, वेरी गुड, ये शोल्डर जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा ना इस रिकमेंडेशन को, उस दिन आपकी लाइबिलिटी हो जाती है, इसे मार्क करो। बच्चा सेक्शन 123 चल रहा है अभी तक ऐसे, और काफी चीजें रिपीटेटिव है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, पक्का, ये मार्क हो गया। केस दिख रहा है, रीड करोगे, बोलो, पूरा केस रीड करोगे। नीचे एक हेडिंग है, ये बताओ, बस हेडिंग पढ़ो। कुछ सबसेक्शन 6 याद आ रहा है, डिपॉजिट डिपॉजिट में डिफॉल्ट कर दिया आपने, तो क्या आप डिविडेंड दोगे, कोई डिविडेंड नहीं देने देंगे। अगर आप फेल हो गए, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सबसेक्शन 74 पढ़ा था हमने, पूरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को एक बार रीड करेंगे, रीड करेंगे, रीड करेंगे। चलो यहां पर आपको ब्रेक मिलेगा, सेक्शन 123 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद 124 ब्रेक के बाद कौन सा है, सेक्शन 124, हेडिंग क्या लिखी है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेक्शन 123 क्या था, हेडिंग 123, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड समझ में आए, पहले 123 में जा रही, 123 में टोटल सबसेक्शन 6 थे। पहला बोला भैया किससे देने का, आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रेजेंट, पास, गवर्नमेंट, डेप्रिसिएशन, फिर क्या था, इंटरिम देना है, गवर्नमेंट ये सब था, इंटरिम देना है, बोर्ड के पास पावर है, ठीक है। एंड में हमने पढ़ा था डिफॉल्टर हो तो हम देने भी नहीं देंगे, ठीक है। अब हम सेक्शन 124 पढ़ रहे हैं, 124 में टोटल कितने सबसेक्शन है, ठीक है। ये 7 वाला ना पनिशमेंट बोल रहा है, ये तो तुम ही पढ़ना, ठीक है। चलो सबसेक्शन 1, सेक्शन 124 का सबसेक्शन 1, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा डिटेल सिंपल वर्जन में पढ़ेंगे। ट्रांसफर करना है अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड टू द सेपरेट अकाउंट इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड अनक्लेम्ड, कब तक, 30 दिन का, 30 डेज तक का अगर वेट करो, द कंपनी मस्ट ट्रांसफर अनपेड अमाउंट, वो बचा हुआ पैसा एक अकाउंट में डालना है। अकाउंट का नाम क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अकाउंट का नाम क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, विद इन 7 डेज आफ्टर 30 डेज एंड, ठीक है। 30 दिन तक का वेट करना है, हमें पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट हो जाती है, कुछ नहीं बचता तो वेरी गुड, अगर बचेगा तो आपको हमने दिया 7 दिन का समय, इस 7 दिनों में आपको करना है, दिस अकाउंट मस्ट बी ओपन इन दी शेड्यूल बैंक, मतलब अकाउंट ओपन करना है। मतलब अभी आपका एक नॉर्मल अकाउंट है, मैं नॉर्मल क्या बोल सकती हूँ, डिविडेंड अकाउंट है। अभी आपका क्या है, डिविडेंड अकाउंट, इस डिविडेंड अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखा है, आप सबको पेमेंट कर रहे हो, 30 दिन तक पेमेंट टाइम है आपका, आप तो पेमेंट कर ही दोगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्लेम ही नहीं करने आए, तो हमने एक अलग से अकाउंट बनाया,
7 दिन के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट अलग से ओपन करना है और उसमें जितने भी 10 लाख 20 लाख जितने बचते हैं उसमें ट्रांसफर कर देना है। सब सेक्शन 1 समझ में आए? ट्राई करो सब सेक्शन 2 खुद से रीड करने का, थोड़ा सा रीडिंग भी इंप्रूव करते जाए, बेरेक की लैंग्वेज। हम्म। बेरेक्ट और बुक की लैंग्वेज तुम्हें सेम मिलेगी, लेकिन जब बुक 10 बार आपको केसेस के थ्रू बताती है ना, तो उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई ही कर रही है, इसलिए वो रिपीट बताती है बार बार। 90 डेज के अंदर क्या करना है? वेरी गुड। स्टेटमेंट देना है एक तरीके से पूरे से। विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग द अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, वो 7 दिन के समय में आपने पूरा डाला, वहां से कितने दिन के अंदर? 90 डेज के अंदर द कंपनी मस्ट प्रिपेयर, पूरी की पूरी हमें लिस्ट दो जो शेयर होल्डर का पैसा इस अकाउंट में रखा है, इंक्लूडिंग पूरी डिटेल हमें चाहिए, उनका नाम चाहिए, लास्ट नोन एड्रेस, पुराना एड्रेस चाहिए, कितना उसका अमाउंट है, ये सारी चीजें स्टेटमेंट चाहिए। द लिस्ट मस्ट बी प्लेस, कहां पे दिखेगी? कंपनी की वेबसाइट में और एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट। गवर्नमेंट अब बेस्ट ट्राई करेगी भैया उस तक के बाद पहुंच जाए, तो कंपनी की वेबसाइट में, और प्लस कहा, गवर्नमेंट ने जहां जहां जिस जिस वेबसाइट को अप्रूवल दे रहे कि भैया यहाँ इनके नाम दिखेंगे कि भैया इनका पैसा बचा है लेने आ जाओ, इनका पैसा बचा है लेने आ जाओ, मतलब बेस्ट तरीके से ट्राई किया जा रहा है उन तक उनका पैसा बचा दिया जाए। अब एकदम ही लापता हो गए तो अब क्या ही करे? ठीक है, खुद से भी सामने नहीं आ रहे, क्या पता कोई पुलिस केस हो या कुछ भी, वॉट हो सकती है ना सिचुएशन, तो सबकी अपनी। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? आपको सेपरेट डिविडेंड अकाउंट से, डिविडेंड अकाउंट से कितने किस में डालना है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 दिन के अंदर। लेकिन इस डिविडेंड अकाउंट में क्या था? इससे पहले क्या था? 5 दिन था, इससे पहले 5 दिन था, फिर 30 दिन का वेट था, 30 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना था? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां से फिर 90 डेज के अंदर आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, उसमें सारी डिटेल देनी है, और ये लिस्ट कहां पे दिखेगी? कंपनी के खुद की वेबसाइट में, और प्लस जहां आपकी सरकार बोलेगी उस वेबसाइट में भी मिलना चाहिए। क्लैरिटी है? पक्का? थर्ड, अब आ जाओ सिंपल वर्जन में रीड कराना चालू है। इफ द कंपनी फेल टू ट्रांसफर अनपेड डिविडेंड, अगर कंपनी फेल हो गई विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, इट विल बी पे इंटरेस्ट। बच्चों कहां फेल हो गई? अनपेड डिविडेंड, वो 30 दिन 7 दिन के अंदर जो एक अकाउंट में डालना था पैसा, मतलब आपने अपने उसी डिविडेंड अकाउंट में पैसा रखा है, हमने कहा डिविडेंड अकाउंट से कहां डालने का? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने का। आप अगर फेल हो गए तो भैया आप पे इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15% पर एनम, सॉरी 12%, कहीं कहीं 15 है ना, गुल हो जाता है। इंटरेस्ट अर्न विल बेनिफिट द शेयर होल्डर एंटाइटल टू अनपेड, और जो वो इंटरेस्ट है वो भी किस में डाल दिया जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। उन्होंने कहा ये पैसा आपका नहीं है, वो बस ये कह रहे, कंपनी को क्या बता रहे बार बार? हम्म, क्योंकि तुम लेट हो गए ना, अगर लेट हो गए तो उसका इंटरेस्ट तुम कमाओगे, लाखों करोड़ों है, इसका इंटरेस्ट कितना होगा खुद सोचो। अगर मेरे 10 करोड़ है भाई, 10 करोड़ में अगर 1-2% भी लग रहा है तो भैया लाखों में देने पड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका इंटरेस्ट आप कमा रहे हो तो आप जानबूझ के डिले करोगे, तो डिले मत करो, अदरवाइज हम तुम पे इंटरेस्ट लगाएंगे, वो इंटरेस्ट भी इन पे एड ऑन होता जाएगा। क्लैरिटी है? सब मिलेगा। नहीं नहीं, रीजन तो देना पड़ेगा, कहाँ गुमशुदा थे, जेन्युइन थे कि नहीं, और सही हो भी कि नहीं, झूठा भी आ सकता है इंसान, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाएगी तभी हैंडओवर किया जाता है। नहीं दिया जाएगा, नहीं रीजन वैलिड नहीं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, बस एक बार इंक्वायरी की जाएगी, आप अगर वही इंसान हो तो मिल जाएगा, रीजन आपका कुछ भी हो। इट इज जस्ट लाइक का सरकार में, सरकार के पास पैसा, पोस्ट ऑफिस का रखा पैसा, कितनी फॉर्मेलिटी करते हैं भाई, एक बार सरकारी खाते में गया पैसा निकालना है वैसे ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पेपर वर्क इतना ज्यादा है, घूमते झूमते ही रह जाओगे तुम, बुढ़ापा आ जाएगा आपको। पहले तो हमने बहुत वेट किया ना, आओ सीधे से कंपनी से ले लो, आप कंपनी के पास नहीं आ रहे, अब तुमने वेट किया तो अब तुम्हें भी वेट करवाया जाएगा, ऐसे वेट नहीं करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन बस आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, एकदम पूरे तरीके से अगर हो जाते कि हाँ आप ही हो तो फिर देंगे। हाँ, क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? डिले कर दिया, तो उन्होंने कहा डिले क्यों कर रहे हो? क्योंकि करोड़ों बन जाएंगे भाई, 1-2 दिन भी आप डिविडेंड लेना चाह रहे हो उसका इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन 4 क्या बोलता है?
शेयरहोल्डर कैन क्लेम देयर अनपेड डिविडेंड फ्रॉम दी, कौन सा वाला अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, बाय अप्लाइंग टू दी कंपनी। कब तक वो कंपनी के पास जाएगा, जब तक वो पैसा कहाँ रखा है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के पास रखा है। फिफ्थ बोलता है इफ द अनपेड डिविडेंड रिमेन अनक्लेम, कब तक, 7 साल तक, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अर्न। अब इस अकाउंट में रखा इंटरेस्ट भी तो एड ऑन होता जा रहा होगा, सब एक साथ कहाँ जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। मतलब 7 साल तक कंपनी ने अपने पास संभाल के रखा है, उसके बाद सरकार के पास जा रहा है। द कंपनी मस्ट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रांसफर टू द अथॉरिटी दैट मैनेज दी, पूरी इंफॉर्मेशन दे दो ताकि अब इनके पास पैसा गया, अब ये शेयर होल्डर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखे, पूरी डिटेलिंग दे दो, वो लिस्ट जो हमने स्टेटमेंट तैयार किया था। नेक्स्ट, इफ द डिविडेंड ऑन द ट्रांसफर नॉट क्लेम, क्या लिखा है, 7 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, पैसा भी किसके पास रखा था, अनपेड डिविडेंड अकाउंट मतलब कंपनी के पास, अगर नहीं क्लेम होता है द शेयर देमसेल्फ मस्ट बी ट्रांसफर, उन्होंने बस ये लिखा है कि भैया कॉन्जिक्यूटिवली कुछ नहीं मांगा तो भैया सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर ने क्या किया, क्लेम कर लिया, लेटर बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ट्रांसफर्ड शेयर लेटर बाय द फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन आउट, जो उन्होंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो कर कर आपको मिल जाएगा, अगर क्लेम करने को आ जाता है तो। पेनल्टी खुद से पढ़ेंगे, रीड करो क्या लिखा है, कंपनी फेल टू, इतनी बातें जो हमने बोली समय समय पे जो करना था, 5 से 25 लाख तक का फाइन, ऑफिसर भी गया, कितना, 1 से 5, कुल मिलाकर वापस। मुझे सेक्शन का नाम बताओ, सेक्शन 124 का नाम क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, पहला सेपरेट अकाउंट, समझाने के लिए मैंने आपको डिविडेंड अकाउंट बोला है, ठीक है, सेपरेट अकाउंट को बोला डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। इस में भी चेंज हो सकती है, पुरानी, रुक जाओ, कितनी लिखी है, यही लिखी है, कम लिखी है, ज्यादा लिखी है, ठीक है, उसकी पेनल्टी में जा सकते हो, वो अपडेट कर लेता है इसीलिए, ठीक है। तुम्हारी बुक की हम देख लेंगे, मे बी आपका जो ऐप है वो ज्यादा अपडेटेड वर्जन है, उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, आपकी मॉड्यूल में भी जाएंगे। 2 लाख लिखिए, एक में अपनी मॉड्यूल में देखो पेनल्टी, ये तो कुछ भी दो देते रहते। चलो 6, सबसेक्शन 7 में है ना, 6 तक मिल गया, कहाँ गुल हो गए यार ये लोग, ठीक है देख लेंगे जब आएगा, वो बीच बीच में कभी उड़ता हुआ आता है ना इनका। ये रहा, आ गया आ गया आ गया, दे रखा है भाई, मेहनत करिए, कितना दे रखा है, यही है, मैंने कहा था ना ज्यादा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। चलो, आपकी जो बुक है, बुक में और आपके ऐप में सेम लिखा है, यही पेनल्टी मानेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन पेनल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले प्रोविजंस में आ जाओ, प्रोविजन समझो, वो तो याद भी नहीं रहने वाली एक्चुअली में। हाँ, वापस वापस आएंगे। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, डिविडेंड अकाउंट से कहां जाने का, सेपरेट से कहां जाने का, अनपेड में जाने का, क्लियर है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन का वेट किया जाएगा सेपरेट अकाउंट में, फिर 7 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाए, पहला क्लियर है। दूसरा क्या बोलता है, 90 डेज का हमने समय दिया, जब भी ट्रांसफर हुआ आप पूरी लिस्ट बताओ, कौन कौन थे वो शोल्डर, उनका एड्रेस पुराना बताओ, अमाउंट बताओ, अपनी खुद की भी वेबसाइट में और जहां सरकार बोलेगी उस अप्रूव वेबसाइट में भी, सेकंड अपडेट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्लियर है। थर्ड क्या बोलता है, लेट हो गई, 7 डेज में ट्रांसफर नहीं किया तो हम तुम पर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगे और वो उसमें एड ऑन कर देंगे। फोर्थ क्या बोलता है, कोई भी शेयर होल्डर आएगा क्लेम करने, कंपनी के पास आ सकता है, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब हमें क्या पता तुम कहो, तुमको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कंपनी, क्योंकि अभी तक कंपनी के पास है। फिफ्थ क्या बोलता है, आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स कहां चला जाएगा, एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एक जनरल फंड है, आप देखना उसमें बहुत सारे पैसे जाते हैं, डिविडेंड का भी पैसा जाएगा, आगे देखोगे और भी बहुत सारे पैसे होते हैं, जिस पैसे का कोई नहीं, उस पैसे में सरकार अपना हक दिखाती है, जैसे कि ये कोई नहीं है ना, तो सरकार के लिए हमारा है और हम इन्वेस्टर के लिए ही यूज करेंगे, अब वो सरकार ही जाने किसके लिए वो यूज कर रही है ना। चलो, शेयर
ट्रांसफर ऑफ शेयर कहाँ कर दिया जाएगा, आईएफ में फाइनली कर दिया जाएगा, जो आता है उससे कॉन्जिक्यूटिवली देखा जाएगा, और फिर फाइनली पेनल्टी। मुझे बताओ क्या मेन सेक्शन समझ में आ गया? अब जब सेक्शन समझ में आ गया ना, तो तुम्हारी बुक जब इधर उधर करके आपको बताएगी तो चीजें समझ में आएंगी। आ जाओ 5 और 6 समझा दो। हाँ बेटा 5 क्या बोलता है? अच्छा, इफ द अनपेड डिविडेंड रिमेन अनक्लेम, 7 साल तक के लिए अनक्लेम है, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड विथ इंटरेस्ट के साथ जाएगा। कंपनी मस्ट प्रोवाइड डिटेल ऑफ दिस ट्रांसफर। इसमें से बेरेक्ट की लैंग्वेज से पढ़ते हैं। 5 और 6, any money transfer to unpaid dividend account of a company in pursuant to this section remain unpaid। अगर ये बचा ही हुआ है, unclaimed है, कब तक के लिए? 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company along with the interest if any, अगर है तो ठीक है। Establish जो भी 125 का रेफरेंस है, सेक्शन 124 पढ़ रहे। 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की डिटेलिंग बताता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, इस फंड में जो स्टैब्लिश है इसमें पैसा डाल देना, ठीक है। द कंपनी शेल सेंड अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ द डिटेल्स ऑफ द सच ट्रांसफर टू द अथॉरिटी। उस अथॉरिटी, उस डिपार्टमेंट को, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, पूरी डिटेलिंग के साथ देंगे। 5th पॉइंट क्लियर है? 5th पॉइंट क्या बोलता है? ट्रांसफर कर दो उस अकाउंट में और उस अथॉरिटी को दे भी देंगे। क्लैरिटी है? 6, ऑल शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड, यहाँ पे ट्रांसफर्ड, यहाँ से रीड करो, ऑल शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ दी, किसके नाम पे डाल दिया, ये नाम की बात कर रहे हैं। अब रजिस्टर में किसका नाम लिखा होगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। कि भैया कल को कोई भी शेयर होल्डर आता है उठकर भूला भटका सा कि यार यार ये मेरे शेयर थे, तो कहेंगे भैया अब ये शेयर किसके नाम पे दिख रहे? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के नाम पे, ठीक है। ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी, कंपनी इन शेयर को ट्रांसफर कर देगी नेम ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट कंटेनिंग सच डिटेल, डिटेल के साथ कि भैया कुछ 50 थे जिन लोगों का शेयर होल्डर की डिटेल हमें नहीं मिल रही थी, लापता से लोग थे, ये सारे के सारे 50 लोग का पूरा जो शेयर है वो किसके नाम पे जाता है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। गवर्नमेंट तो यूज करेगी करेगी, लेकिन गवर्नमेंट किन पर्पस के लिए यूज करेगी इसकी एक लिस्ट दे रखी है, सेक्शन 125 में पूरी लिस्ट दे रखी है। एक पर्पस तो नाम से तुम्हें काम समझ में आ रहा है, नाम क्या है इसका? इन्वेस्टर को एजुकेट भी करेंगे और उनके इंटरेस्ट के लिए जहां जहां खर्चे लगेंगे वहां वहां वो लगा देगी, ठीक है। क्लैरिटी है? तो 5th और 6 में डिफरेंस है। 5th बोलता है पैसे डाल दो और 6 बोलता है शेयर उनके नाम पर चले जाएंगे। क्लैरिटी है? पक्का? अब ये जो बोरिंग तरीके से उन्होंने इतनी बातें बोली, खुद ही उन्होंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बता दी, ठीक है। सेम कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड एजीएम में, वहां से 5 दिन के अंदर अंदर उन्हें क्या करना है? एक सेपरेट अकाउंट में डाल देना है। फिर 7 दिन के अंदर, 30 दिन जब खत्म हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने का। अब उन्होंने कहा 90 डेज में आपको क्या बनाना था? एक स्टेटमेंट जिसमें लिस्ट देने थे आपको, नेम एड्रेस वगैरह। समझ में आ रहा है? फिर 7 साल का वेट करिए, अनक्लेम्ड अमाउंट विथ इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में बुक ने मेहनत करिए। नहीं 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 नहीं, आज मीटिंग हुई, डेट बताओ आज की क्या है? 30th, आज मीटिंग हुई, आज फाइनल हो गया, ठीक है। अब 5 दिन के अंदर कंपनी को, मेरा एक आईटेक्स का नॉर्मल अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट का पूरा पैसा रखा है। अब इसमें तो भाई 50 करोड़ रखे हैं प्रॉफिट, मैंने डिविडेंड बोला 1 करोड़ देने का, तो मुझे एक सेपरेट अकाउंट खोलना है, उसमें 1 करोड़ डाल देना है। 5 दिनों में बस मुझे नॉर्मल प्रॉफिट में से एक अलग से इसमें डालना है, मतलब इसमें किसी को देना नहीं है, पहले आप इस पैसे को अलग करो। अब देने वाली प्रोसेस चालू। ये देने वाली प्रोसेस जो 30 दिन छोड़ी है ना हमने, ये 30 दिन में देना है धीरे धीरे। फिर इन 30 दिन में क्लियर हो गया, कुछ लोग नहीं आए, अनक्लेम्ड रह गया, फिर इसको एक और दूसरे अकाउंट में अनपेड में डालने का। क्लैरिटी है? पक्का? एग्जाम्पल खुद रीड करेंगे, कंसेप्ट समझ में आ गया ना? अब इसी को ये अच्छे से समझाएंगे। मेन बात आपकी अच्छी ये है कि आपने मेन प्रोविजन पढ़ लेना सेक्शन 124, अब सब समझ में आएगा, ये इलस्ट्रेशन भी समझ में आएगा। देखो ये एग्जाम्पल देख के बस बता रहे कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कुछ कितने लोग रह गए? 46 मेंबर्स रह गए, तो कहानी समझा रहे, पूरा रीडिंग में जाएगा ये भी कि 46 मेंबर अनक्लेम्ड है, तो इनका पैसा रह गया, कंपनी के पास रखा है, 7 साल तक आ सकते हो, उसके बाद जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सेम केस स्टडी, सब रीडिंग में जाएगा ये भी।
कंसेप्ट क्लियर हो गया, सब समझ में आएगा। चलो, अब कौन सा सेक्शन आ गया? अब बीच में ये लोग 125 लेके आए, सारी बातें बताई नहीं है। अब बीच में 125 लेकर आए हैं, लेकिन 125 के अभी मैंने पढ़ाई नहीं आपको, 2 मिनट रुकना, ठीक है। ये देखो बीच में क्या दिया, 124 का ही 6, मतलब ये 124 125 बीच में पैरेलली समझा रहे, लेकिन 124 अच्छे से हम समझ चुके हैं, ठीक है। 124 का 6, अभी 5 और 6 में कंपैरिजन पढ़े थे। 5 क्या बोल रहा था, पूरा पैसा ट्रांसफर करो, और 6 क्या बोल रहा था, नाम चढ़ जाएगा, है ना, आईपीएफ का नाम लग जाए, शेयर ट्रांसफर, ये इसी बात कर, ऑल शेयर ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ, ठीक है। ये बीच में 125 का 6 बोला, बस मैं आपको बता रही हूँ कैसे चल रहा है इनका। फिर इसके बाद आपको ये रूल्स 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 है, बीच में ये डब्बा जो दिख रहा है ना आपको, ये रूल्स दिख रहे, ये अभी बीच में क्या क्या देते रहते हैं, देखो 125 का क्या बोल रखा है, सॉरी 124 का क्या दे रखा है, 3। इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफर, अगर आप डिले हो जाते हो तो क्या होना था, 12% पर एनम। तो सब इन्होंने ना इधर उधर फेक के बता के रखा है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो कहीं से कुछ भी बोला जाता है आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। 124 का फोर्थ, 124 का फोर्थ क्या बोलता है, क्लेम करना है, ये पढ़ा ना अभी अपन ने, ठीक है। तो ये लिखा है पर्सन क्लेमिंग टू एंटाइटल डिविडेंड ट्रांसफर, इसमें आ सकते हैं, जो आएगा भैया उसको दे दो पैसे, ठीक है। फिर ये देखो पेनल्टी, ये कौन सा था, 7 था, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने सेक्शन पढ़ लिया है, बस एक बार रीड करना है आपको, और अभी थोड़ा बहुत मेरे साथ रीड करोगे, वापस आएंगे। 124 समझ में आ गया, 125 में आ जाओ। 125 क्या है, हेडिंग बताओ 125 की। क्या है ये आईपीएफ, जरा थोड़ा कोर दो मुझे, ब्रीफिंग दो इसकी। वेरी गुड, ये एक अलग से फंड क्रिएट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, जिसका पैसा इन्होंने कहा है कोई अगर क्लेम ही नहीं कर रहा तो भैया कंपनी का नहीं है ये। कंपनी ये ना समझे, कंपनी तो जानबूझकर फेक लोग क्रिएट कर देंगे कि भैया ये बंदा मिल नहीं रहा है, जबकि वो है। तो उन्होंने कहा नहीं मिल रहा ना, पहले तो ढूंढो, नहीं तो फिर सरकार को दे दो, सरकार करेगी यूज, दैट्स इट। आ जाओ। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज, कब बच्चा, 2016 सितंबर में स्टैब्लिश करते एक फंड अथॉरिटी। इन्होंने कहा भैया इसकी भी एक अथॉरिटी है जो पूरा नजर रखेगी कि सच में ये पैसा है ना, कि हाँ सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 125 इसके बारे में पूरा बताता है। इसकी जो अथॉरिटी है, मेक रिफंड ऑफ द शेयर, अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, डिबेंचर टू द इन्वेस्टर। इनके पास अगर लोग आएंगे तो सरकार दे देगी। टू दी प्रमोट अवेयरनेस, अदरवाइज अदरवाइज क्या करेगी, प्रमोशन पे पैसा लगा देगी वापस। ये जो अथॉरिटी है इसका काम क्या है, क्या करने का, रिफंड करने का। क्या, शेयर जो उसके नाम पे आ गया है दे देगी, अनक्लेम डिविडेंड जो आ गया है दे दिया जाएगा, डिपॉजिट डिबेंचर, ये बस शेयर्स की बात नहीं करता है, ये कहता है भैया डिबेंचर का भी कोई अगर गुमशुदा है, डिपॉजिट का भी कोई गुमशुदा है, भैया सारे पैसे इनके पास जाते हैं, बस पढ़ आप यहाँ रहे हो डिविडेंड के कंसेप्ट में। लेकिन ये जो फंड है ये जनरल फंड है, मैंने क्या बोला था, इसमें और भी पैसे आते हैं। अगर कंपनी का कोई पैसा था जो किसी को देना था, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना था, डिबेंचर को रिडीम करना था, कोई लापता सब लोग हुए, तो साफ उन्होंने बोला भैया इसमें आ जाएगा, ये सीधा इन्वेस्टर को देगी। एंड क्या लिखा है, या फिर क्या करेगी, प्रमोट करेगी अवेयरनेस अमंग दी इन्वेस्टर्स, कि भैया आपको एजुकेटेड रहना है, आपको कहां से क्या चीज देखनी चाहिए, आंख बंद करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो उसके लिए सरकार जो कर सकेगी, सेबी, सेबी भी तो कितने सारे काम करती है, तुम्हें क्या लगता है ये सरकारी पैसा है, इनका सरकारी पैसा है, सरकार इन्वेस्टर के फायदे के लिए यूज करेगी। निकालो अपना ऐप, चलो वापस, पहले बेरेट की लैंग्वेज, हेडिंग बताओ सेक्शन 125 की। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 123, हेडिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। अब 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। सबसे पहले बोला गवर्नमेंट ने इसे स्टैब्लिश कर रखा है भाई, ठीक है, सरकारी पैसा, मतलब साफ बोल दिया है कि इसमें ये सारी की सारी लिस्ट जाएगी, क्या क्या जाएगा, कोई भी अमाउंट किसने दिया है,
पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी अमाउंट किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है, डोनेशन किसने दे रखा है, सेंट्रल स्टेट कंपनी अदर जो भी है। फिर सी पॉइंट क्या बोलता है, हम ये सी वाला ही पॉइंट इस चैप्टर में कवर करें कि अगर कोई अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, जो उन्होंने बोला सब सेक्शन 5 में डिटेल में दे रखा है, दैट मींस 7 साल से रखा हुआ है, तो फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा आएगा, अमाउंट जो क्या है, जनरल रेवेन्यू अकाउंट, फिर अमाउंट लेंगे इन दी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, अलग अलग पुराने सेक्शन का रेफरेंस, इंटरेस्ट, अदर इनकम रिसीव, इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, अमाउंट रिसीव सेक्शन 38, मतलब ये अलग अलग रेफरेंस दे रखे। एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी, अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी ड्यू, रिफंड नहीं हुआ है, मतलब हम रिफंड करना चाहते थे लेकिन लापता लोग है। नेक्स्ट, मेच्योर डिपॉजिट अदर देन बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के अलग रूल्स रेगुलेशन। मेच्योर डिपॉजिट क्या लिखा है, विद कंपनीज, इंटरेस्ट अक्रूड जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा इन सब का इंटरेस्ट का पैसा, सेल प्रोसीड क्या लिखा है। फ्रैक्शनल शेयर्स क्या होते हैं, चलिए समझते, फ्रैक्शन समझते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होता है, पॉइंट में ये वही बोल रहे, या तो शेयर कंप्लीट है या तो आधे अधूरे, ये आधे अधूरे शेयर की बात कर रहे हैं। ये आधा अधूरा शेयर जो किसी का समझ ही नहीं आ रहा है किसका है, ये आधा अधूरा शेयर कैसे हो गया, जरा ये मुझे बताओ। ज्वाइन, कंसोलिडेटेड, सब डिविजन, या फिर कभी कभार कंपनी ने बोनस दे दिया, तो कंपनी ने क्या बोला, जिसके पास 10 शेयर रहेंगे उसमें मैं एक दूंगा, वापस वापस समझना, वेरी गुड, प्रोराटा। 10 शेयर अगर आपके पास रहेंगे, हर 10 शेयर होल्डर को एक शेयर मिलेगा। तुम्हारे पास 15 शेयर थे, कितने थे तुम्हारे पास, 15 शेयर, तो भाई आपको 1.5 मिलेंगे। अब ये 1.5 देने में मुश्किल होती है, तो ये भी जो आधे अधूरे बचे वाले शेयर्स है, पॉइंट वाले फिगर्स है, ठीक है। कंपनी सल्टाती है कि भैया कैश में दे दे ऐसी चीजों को, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आधा शेयर सर्टिफिकेट देना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आपके पास आज आधा है तो कल को आपको बेचने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट रिडीम हो रहा है क्या, प्रेफरेंस शेयर, एनी अदर मे बी प्रिस्क्राइब, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, पक्का। प्रोवाइडेड दैट नो सच अमाउंट रेफर्ड, जो एच से जे तक का पॉइंट था, एच टू जे, जरा देख ले, ये एच से आई जे क्या था, ये कोई भी रिफंड वाला पैसा बचा है, डिपॉजिट, डिबेंचर, ये तीन चीजें, इनको लेके क्या बोल रहा है, चल from a part of fund unless such amount has remained unclaimed paid for the period of 7 years from the date it's become due for the payment, क्या बोल रहा है ये, इनमें 7 साल वाली कहानी है, बाकी सब में हर किसी केस में 7 साल नहीं है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 1 सरकार ने बनाया, सबसेक्शन 2 इसमें कौन कौन से पैसे आएंगे, सबसेक्शन 3 अब सरकार इस पैसे को कहां कहां यूटिलाइज करेगी। ठीक है, पहला रीड करते, फंड इज रिस्पेक्ट ऑफ द अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी ड्यू फंड एंड इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि भाई जो आएगा इनको दे देंगे, समझ में आया। प्रमोशन ऑफ दी, भाई अवेयरनेस देना चाहते हैं, तुम्हें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, ये जो आंख बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा लगा देते हो ना और आपको लॉस होता है, तो जगह जगह जो एडवर्टीजमेंट दिख रही है सरकारों की, तो उसमें भी तो खर्चा है, तो सरकार आपको अवेयरनेस देने में इस पैसे का खर्चा करेगी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी, क्या लिखा है, बोले तो गलत तरीके का पैसा, अमाउंट, एलिजिबल या फिर आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स फॉर द शेयर, डिबेंचर, debenture holder, deposit who have suffered loss due to the wrong action by the person in accordance with the order made by the court had been order, क्या लिखा है, डिसऑर्जमेंट, मतलब अगर आपके चक्कर में ये कंपनी ने क्या कर दिया है, गलत इंसान को, वापस कंपनी ने क्या कर दिया है, गलत लोगों को क्या दे दिया है, फेक लोगों को दे दिया है पैसा डिविडेंड, जो उसका बनता भी नहीं था, तो अगर केस बनता है, डिस्प्यूट होता है और ऑर्डर फाइनली दिया जाता है कि भाई इसको इसका पैसा मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मिलना चाहिए था, अमृतांश को मिल गया, अमृतांश पैसे लेके घूम रहा है मस्त, कायदे से तो हम इसी से पैसे दिलवाएंगे, लेकिन अगर ये नहीं दे पाए तो मुझे मुझे क्या किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, तो इस फंड का पैसा यूज किया जाएगा मुझे कंपनसेशन देने में, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर पैसा है तो ऑर्डर होता है, डिसीजन निकलता है, तो लंबी चौड़ी कहानी। ठीक है, देन रीइंबर्समेंट ऑफ कुछ भी खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड, क्लास ऑफ एक्शन, ये क्लास ऑफ एक्शन सूट क्या था, क्लास ऑफ एक्शन कुछ था, क्लास एक्शन एक साथ मिलकर केस करते थे, मिनिमम कितने लोग, 10%, 10% तक के लोग शिकायत करने आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल, समझ में आ रही है कहानियां, सबसेक्शन 1 2 3
प्रोवाइडेड अमाउंट दिस इज दिस, इसको भी थोड़ा सा रुको, 4 में आओ। एनी पर्सन क्लेमिंग एंटाइटल टू द अमाउंट, जो भी 2 में है, 2 में पूरे के पूरे पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, कोई भी पर्सन क्लेम करता है कि भैया ये अमाउंट मेरा है, मे अप्लाई टू अथॉरिटी, अथॉरिटी के पास जाएगा। अब क्या कंपनी के पास आओगे, अब इस अथॉरिटी के पास पैसा रखा है, इस अथॉरिटी के पास जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम। तो 4.1 बोलता है सरकार ने फंड बनाया, दूसरा बोलता है इस फंड में कौन कौन सा पैसा आएगा, तीसरा बोलता है किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, और चौथा बोलता है जिस भी बंदे का पैसा इस फंड में रखा है वो डायरेक्ट इस अथॉरिटी को अप्रोच करेगी और ये अथॉरिटी आपको क्या करवाएगी, पैसे दे देगी, सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल होने के बाद। जेन्युइनली चेक करें ना आप सही पर्सन हो, कहीं गलत ना हो जाए। फिफ्थ क्या बोलता है, सेंटर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है बाय द नोटिफिकेशन अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये इस अथॉरिटी के बारे में बता रहे, भैया ये अथॉरिटी ही है जो पूरा का पूरा इस फंड को क्या करेगी, मैनेज करेगी, ठीक है। कंसिस्टिंग चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग, अब ये किसके बारे में बताने लगे, किसकी गहराई बताने लगे, कि भैया जब ये बनाएंगे ना अपन इस अथॉरिटी को, इस अथॉरिटी में बैठेगा कौन, इस अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन बैठेगा और एनी अदर मेंबर, और जो मेंबर है नॉट एक्सीडिंग 7, और उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। कहानी समझ में आ रही है। अब इधर की कहानी, बाकी इधर उधर की घिसी पिटी बातें हैं तो उसको भी थोड़ी देर के लिए स्किप। कंसेप्ट क्लियर है सेक्शन 125 का। अब अगर ये क्लियर है तो अब अपनी बुक में आओ, ये क्या बोल रहे हैं, सबसेक्शन 2 बोला, मतलब सबसेक्शन 2 क्या था, अभी लिस्ट पढ़ी हमने, पूरी लिस्ट पढ़ी, विथ रूल्स बोला इन्होंने फंड में ये अमाउंट डाल देने का, ठीक है। फिर उन्होंने रूल्स बताए। अब ये किस चीज के रूल है, एक्ट के साथ साथ रूल्स चलते। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी डिटेल प्रोसेस बता रही है कि कैसे आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट कहां जाएगा, मतलब ये क्या है, पूरी की पूरी प्रोसेस, मतलब एक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म में पूरी एप्लीकेशन विद डिटेलिंग। हमने क्या पढ़ा था नॉर्मल सेंस में बताओ, हमने 7 साल का वेट किया और 7 साल के बाद हमें बस दे देना है, ये तो एक्ट बोला। रूल्स क्या बताएगा, पूरी डिटेल प्रोसेस। तुम कंपनी के सीएस हो, आईटेक्स में पैसा रखा है 7 साल तक, अब आपको देना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, स्टेटमेंट के साथ देना था, स्टेटमेंट के साथ देना था, पूरे फॉर्म की डिटेलिंग, ये पूरी प्रोसेस आपको खुद से रीड करनी है, क्योंकि ये बस आपको क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, डॉक्यूमेंट बता रहा है, एप्लीकेशन की डिटेलिंग बता रहा है, जो इजीली पढ़कर समझ में आ जाएगी। शेयर होल्डर का नाम कहाँ होस्ट होनी चाहिए, वेबसाइट, कौन कौन सी वेबसाइट थी, कंपनी की खुद की वेबसाइट और गवर्नमेंट की वेबसाइट, यही सारी बातें बता रहे हैं भाई। वेबसाइट में क्या क्या होगा, नाम बताओगे, एड्रेस बताओगे, अमाउंट बताओगे, ईच पर्सन जिसको मिला था, ड्यू डेट बताओगे कि इस दिन के बाद आपका ये पूरा पैसा कहां चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये सारी चीजें। फिर सेक्शन 146 का 6 किस में पहुंच गए, सॉरी 124 में पहुंच गए। 124 क्या था, अनपेड वाले में ट्रांसफर होने वाली बात पढ़ोगे, किसकी प्रोसेस, शेयर कैसे ट्रांसफर होगा, पूरी डिटेलिंग। तो ये सब रीडिंग पोर्शन में जा रहा है बच्चा आपका, बात समझ में आ रही है। ये देखो ये डब्बा है ना, बिल्कुल क्या बनाते हैं ये लोग। किसका प्रोसीजर, फिर से रिपीट, कौन सा सबसेक्शन, अभी जो हमने 6 देखा, 6 क्या बोल रहा था, किसके नाम पे कर दोगे, सेम वही कह रहा है भैया, कर देना उसके नाम पर, सब चेक किया जाएगा। क्या लिखा है, अब शेयर्स किस फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में कि डिमैट फॉर्म में, डिमैट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक है ना, डिजिटल फॉर्म। चलो, कंपनी शेल इन्फॉर्म दी, किसको बताएगी, डिपॉजिटर को बताएगी ना। अगर डिमैट फॉर्म में तो डिपॉजिटर का लेना देना था इलेक्ट्रॉनिक, उसी का नाम रजिस्टर में लिखा था। बाय वे ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, इन्होंने कहा भैया यहाँ तो फिजिकल है तो पकड़ो सीएस को, और अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो किसको पकड़ेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑथराइज पर्सन, ठीक। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन, जैसे ही डिपॉजिटर को इंटीमेशन मिलेगा, डिपॉजिटरी अपने अकाउंट में क्या करेगी, किसका नाम लिख देगी, इसी का लिखेगी ना, आईपीएफ का नाम लिखेगी, क्यों लिख देगी, ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन न्यू शेयर सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर जो भी है ये किसके नाम पे आ जाएगा, आई। मतलब कुल मिलाकर प्रोसेस का ही पार्ट है, बस आपको अलग से डिमैट और फिजिकल फॉर्म में चीजें बताई जा रही है। क्लैरिटी है, पक्का पक्का, पूरी कहानी बताई इन्होंने। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, अगर शेयर ट्रांसफर हो जाता है तो कंपनी के अदर कॉर्पोरेट एक्शन, ठीक है समझना। ये शेयर किसके पास चला गया, सरकार के पास।
एजुकेशन सॉरी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड IEPF के पास गया, इन्होंने कहा यार इस शेयर में ना बोनस देना था, कंपनी डीलिस्ट हो रही है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी और डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन ये तो गुमशुदा लोग थे, गुमशुदा लोगों का सारा कहाँ चला गया था, सरकार के पास, फंड के पास, का सारे के सारे बेनिफिट्स किसके पास जाएंगे, भैया आपको बोनस देना है, राइट इश्यू देना है, स्प्लिट करना है, जो भी वट करना है, आप नॉर्मल शेयर होल्डर हो तो तुमको मिलेगा, लेकिन अब ये सरकार के नाम पे हो गया ना, तो सरकार इसका डिविडेंड खा रही है भाई, सरकार इसका बोनस खा रही है, सरकार सब कुछ लेगी, हाँ, और सरकार इसका यूटिलाइजेशन इन्वेस्टर के फायदे के लिए ही करेगी। बात समझ में आई? नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल तो वो वाले होते थे ना जो हमने पढ़ा था, रिड्यूस करने के वही तरीके जो कैंसिल होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपनी क्या हो रही है, डिलेस। अब समझना, तुम मेरी कंपनी के सारे शोल्डर, ठीक है, मैं लिस्टेड कंपनी, जब भी कंपनी डिलिस्ट होती है ना तो सारे शोल्डर से पूछा जाता है कि हम डिलिस्ट होना चाहते हैं, अप्रूवल ली जाती है, शोल्डर हाँ और ना बोलते, तो यहां पर अब कौन आ गया है, सरकार आ गई है, ये फंड आ गया, अथॉरिटी, इस अथॉरिटी से पूछा जाएगा। कंपनी वाइंड अप हो रही है, सबको उसका पैसा उस हिसाब से दिया जाएगा, अगर पैसा बच गया तो किसको दिया जाएगा, अथॉरिटी को दिया जाएगा, और डिविडेंड देना चाहते अथॉरिटी को दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो कुछ एक नॉर्मल इंसान को अब मिलना था, क्योंकि वो सरकार के फंड में चला गया है, तो उसी अथॉरिटी को मिलेगा, दैट्स इट। क्लैरिटी है? पक्का? ये फिर से बीच में 3 आ गया, जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, लेट, 12% बीच बीच में डाल दिया, सीक्वेंस तुम पढ़ चुके हो। फिर 4 आ गया, 4 में क्या था, जो आएगा उसको दे दो पैसा, 7 साल से पहले पहले आ जाता है, उसके बाद तो कहीं और जाना है। यहां तक विथ एग्जाम्पल बच्चों, यूटिलाइज, ये देखो यूटिलाइजेशन आ गया, क्या था ये सेक्शन, 125 था कि 6 था, 5 था ना, 123, 124, 125, इसका सबसेक्शन 3 था, ठीक है, यूटिलाइजेशन, कि भैया ये पैसे कहाँ कहाँ लगने वाले, अभी डायरेक्ट लैंग्वेज रीड करी, ठीक है। 124 का 6 क्या था, वेरी गुड, मतलब जहां तक के सबसेक्शन पढ़े हैं विथ स्टेप वाइज, ये आपका पूरा रीडिंग पोर्शन में जाएगा, बता दूं बस कहां तक। फॉर्म्स के नाम बच्चा स्किप करना, बस यहां तक। पेज नंबर क्या है, 396। अगर पहले सेक्शन अच्छे से रीड कर लोगे, दुनिया आपकी आसान हो जाएगी बच्चा। पढ़ लिया ना एक बार में, बस यही सारी बातें, क्लैरिटी है बच्चों, बोलो। बस अब नहीं पढ़ा रही, चलो, यहां पे आपकी सभा को हम करते हैं समाप्त।